अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नॉवल स्टॉक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। नॉवल वो एक शख्स की सेकंड एपिसोड आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आ जाइए सेकंड एपिसोड की तरफ चलते हैं। गाड़ी कुछ देर बाद मावा के घर के आगे रुकी थी। बारिश अब तेज हो चुकी थी कि एक ही बछाड़ में भगो देती। सारी वादी में सन्नाटा छा गया था क्योंकि लाइट चली गई थी। मरजान फोन की टॉर्च लाइट ऑन करके गाड़ी से बाहर आया था। वो भीग चुका था लेकिन मावा अंदर ही बैठी हुई थी। वो शायद बारिश से खौफजदा थी। मावा, आप बाहर आना पसंद करेंगी या रात इसी गाड़ी में गुजारनी है? आखिरकार वो उसके साथ वजूद पर तंज कर ही गया था। मावा स्पार्ट नजरों से उसे देखती हुई गाड़ी से बाहर निकली। गाड़ी से बाहर निकलती वो अंदर की तरफ भागी थी। आंखें सिकेड़े उसकी हरकत को देखता वो भी उसके पीछे आहिस्ता कदमों से बढ़ा था। लॉन्च में आते बिना उसकी परवाह किए वो अपने कमरे की तरफ तेजी से बढ़ गई। उसकी हरकत को नोट करता बिना गीले कपड़ों की परवाह किए वो लॉन्च में पड़े सोफे पर दराज हो गया। सोफा गीला हो गया था लेकिन उसे कहाँ परवाह थी। वैसे भी वो काफी थक चुका था। 3-4 दिन से उसने नींद पूरी नहीं ली थी। वो ऐसे ही पड़ा सो गया था। कमरे में आकर सबसे पहले उसने कपड़े तब्दील किए थे। सोफे पर दोनों पांव रखकर बैठती वो घुट घुट कर रोने लगी थी। इतने दिनों से दिल में जमा गुबार आंसुओं की सूरत बाहर निकलने लगा था। काफी देर हो गई थी उसे ऐसे ही बैठे। बादल जोर जोर से गरजने लगे थे। ऊपर से आसमानी बिजली की जोरदार चमक से मसनूई बिजली बुझ चुकी थी। कमरा अंधेरे में डूब गया था। एकदम से सोफे से खड़ी होती वो अंदाजे से दरवाजे की तरफ दौड़ी लेकिन आगे पड़ी कुर्सी से ठोकर खाती वो कराह कर रह गई थी। बिजली के चमकने से दरवाज़ा वाजे हुआ था और मौके का फायदा उठाती हुई बाहर की तरफ दौड़ी। फिर से घुप अंधेरा छा गया था। रेलिंग को मजबूती से थामे वो बामुश्किल सीढ़ियां उतरी थी। ये कहाँ है? अंधेरे में आंखें फाड़ कर देखती हुई वो सहमे हुए लहजे में खुद से बोली, आप कहाँ हैं? वो धीमे लहजे में बोली लेकिन सोने वाला गहरी नींद में था। ऐसे कैसे वो धीमी आवाज़ पर उठ सकता था? इर्द गिर्द देखती वो अंदाजे से एक तरफ पड़े सोफों की तरफ बढ़ी थी। इतना अंधेरा था कि लाउंज में पड़ी कोई चीज़ उसे साफ नजर नहीं आ रही थी। बाहर भी एकदम सन्नाटा छा चुका था। आप कहाँ हैं? डरे सहमे लहजे में फिर से पतली सी आवाज़ निकली थी। शायद जा चुके हैं वो। आंखों में नमी फिर से जमा होना शुरू हो गई थी। मोबाइल भी इतने दिनों से बंद पड़ा था, वरना उसकी टॉर्च ही जला लेती। कैंडल्स भी किचन के कैबिन में पड़ी थीं। किसी भारी चीज की ठोकर लगने से वो लहरा कर जमीन पर पड़ी इस चीज पर जोर से गिरी थी। अगले लम्हे दूसरे वजूद की चीख उससे ज्यादा थी। मावा इस वजूद की चीख पर साख्त हुई थी। वो मरजान एलवी के सोए हुए वजूद पर जोर से गिरी थी। वो बौखला गया था अपने ऊपर गिरी चीज से। सोफे पर वो आरामदेह नहीं था तो वो नीचे मैट पर सो गया था, लेकिन मावा के वजूद ने उसे एक पल के लिए डरा दिया था जिससे उसकी चीख बेसाख्ता थी। लेकिन फिर मावा के वजूद का यकीन होने पर वो नॉर्मल होता उसके वजूद को थाम कर अपने पास बिठा चुका था। मावा ने हैरत से अपने कंधों पर रखे उसके हाथ देखे, फिर थोड़ा दूर खिसकी थी। वो शर्मिंदा हो चुकी थी अपनी इस अचानक हुई हरकत पर। मरजान ने पॉकेट से मोबाइल निकालकर उसकी टॉर्च ऑन करके फ़ोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। मावा सर झुकाए उसके पास बैठी रही। मावा, जब तक लाइट नहीं आ जाती आप मेरा सेल फोन रख सकती हैं। आई डोंट माइंड, उसने धीमे लहजे में उसे मुखातिब किया। बिना फ़ोन पकड़े वो सिसक पड़ी थी। मरजान अलवी ने ठटक कर उसकी हरकत देखी। क्या वो उसके ऊपर गिरने से रो रही थी या वजह कुछ और थी? मावा, डोंट क्राई, आप बताएं क्या हुआ है? क्या आप इस निकाह की वजह से रो रही हैं? उसने कुछ सोते हुए परेशानी से उससे तस्दीक चाही। वो रोना तर्क किए हैरत से उसे देखने लगी। नहीं, वो जल्दी से बोलती हुई अपनी जगह से खड़ी हुई। फिर क्या मसला है? क्या मुझसे डर लग रहा है या फिर इस अंधेरे से? वो भी उसके मुकाबिल खड़ा होते हुए बोला। वो बिना कुछ बोले फ़ोन उसके हाथ से लेती हुई किचन की तरफ चली गई। हाँ, उसे एतराज़ था इस निकाह पर। वो जानती थी इस दुनिया में उसका एक दादा के अलावा कोई नहीं। और फिर दादा की नसीहतें कि मरजान से गुस्से से बात नहीं करनी, उसकी इज्जत करनी है, फलां फलां। अब हकीकतन यही दो वजूद उसके वजूद का सहारा थे। कैंडल जलाती वो ठटकी थी। वो किचन में दाखिल हुआ। ऊपर लटकी देचकी उतारकर उसमें पानी डालकर चूल्हे पर रखने लगा। अंदाज में नफासत थी। मावा ठटक कर उसे देखने लगी जो उबलते पानी में आधा कप दूध 3 चम्मच पत्ती डाल रहा था। हाफ चम्मच उसने चीनी ऐड की थी। 5 मिनट पकाने के बाद जब चाय 2 कप रह गई तो वो चूल्हा बंद करता हुआ चाय कप्स में डालने लगा। वो हैरत से बुत बनी उसे चाय अपनी तरफ बढ़ाता देख रही थी। आहिस्ता से हाथ बढ़ाती वो चाय का कप उसके हाथ से ले गई। वो बिना उसे देखे कप पकड़कर अपना कप पकड़ता बाहर पड़े सोफे पर नीमतराज होकर चाय पीने लगा। वो सिंगल सोफे पर बैठ गई। तभी लाइट भी चली आई थी। वो बिना कोई रिएक्ट किए आराम से बैठा चाय पीता रहा। उसका रंग स्याह था लेकिन नकूश बहुत बारीक तीखे से थे। सिल्की बाल हुमा वक्त माथे पर पड़े रहते थे लेकिन उसकी आंखें उसे अजीब बनाती थीं जिनका रंग ब्राउन था। और वो हमेशा ब्लैक ड्रेसिंग में होता था। हर बार शर्ट नई और कीमती होती लेकिन होती ब्लैक थी।
वो जानता था मावा उसका जायजा ले रही है। क्या मैं दादा जान के कमरे में सो लूं? वो बिना उसे देखे उससे परमिशन मांग रहा था। शायद वो बहुत थका हुआ लग रहा था। उसकी थकावट डार्क चाय भी खत्म नहीं कर सकी थी। जी सो जाएं आप, वो गहरी सांस लेकर बस यही कह सकी थी। शुक्रिया। मोबाइल वहीं रखकर कहता वो अंदर की तरफ बढ़ गया। मावा अकेली बैठी रह गई। चाय को मुंह के बुरे बुरे जाविये बनाकर वो देख रही थी। फिर तजस्सुस से एक घूंट लेने के लिए कप होंठों से लगाया। कड़वी बदमजा चाय दूसरे ही पल उसके मुंह से बाहर थी। पता नहीं कैसे ऐसी चाय पीता है ये। कप टेबल पर पटकती वो हैरत से बुड़बड़ाई। दरवाजे खिड़कियां सब बंद थीं, लेकिन फिर भी दिल पर एक खौफ सा तारी था कि कहीं कोई खिड़की तोड़कर या दरवाज़ा तोड़कर अंदर ना आ जाए, और अगर कोई आ गया तो क्या फिर कोई उसे ले जाएगा। डर खौफ से सोचती वो भी दादाजान के कमरे की तरफ भागी थी। वो बेड पर ऊंधे मुंह लेटा हुआ नींद में गुम था। उसे देखती वो दूर पड़े सोफे पर बैठ गई और सर सोफे की पुश्त पर रख दिया। आंसू फिर से आंखों में झिलमिलाने लगे थे। सुबह बहुत ठंडी थी। आसमान पर काले बादल मंडरा रहे थे, जिससे मौसम दिल को बहुत भा रहा था। वो मावा का नंबर डायल कर रही थी, लेकिन वो बंद जा रहा था और ना ही दादाजान फ़ोन उठा रहे थे। शायद अपने ससुराल में बिजी हो। दिल गिरफ्तगी से सोचती वो दोबारा सोफे पर बैठी। ठटकी थी कि गाड़ी काशान उल्वी की थी। ये इतनी सुबह कैसे आ गए? वो अब भाग भी नहीं सकती थी, इसलिए गले में लिया छोटा सा दुपट्टा वो झट सर पर लेकर मुंह के आगे कर गई, जिससे अच्छा खासा पर्दा हुआ बीबी का। वो आगे आगे थे, जबकि मुलाजिम पीछे उसका सफरी बैग थामे हुए था। पनाह को देखता वो हैरत ज़दा हुआ, जो दुपट्टे से चेहरा कवर किए टेलीविज़न ऐसे देख रही थी जैसे शायद ही इससे ज़्यादा कोई ज़रूरी काम हो। उसे देखता वो ऊपर की तरफ बढ़ गया। उसके जाने का यकीन करती वो गहरी सांस खारिज करती हुई दुपट्टा चेहरे से हटा गई। सर झटक कर दोबारा सोफे पर बैठती, मॉर्निंग शो देखती, चाय की चुस्कियाँ लेने लगी। शीशे से पीछे सीढ़ियों का सारा मंजर साफ दिखता था। वो कपड़े चेंज कर चुका था, अब फ्रेश सा दोबारा नीचे आ रहा था। उफ, ये फिर आ गया। मुझे लगा था लंबी तान कर सो जाएगा, लेकिन ये तो नीचे आ रहा है। गुस्से से बोलती वो दुपट्टा फिर से चेहरे पर रख गई। उसकी हरकत को काशान अलवी ने तीखी नज़रों से देखा था। तुम्हारा मुझसे कोई खास पर्दा है? वो तीखे लहजे में उसके सामने आते हुए पूछ रहा था। वो बौखलाकर जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई। नहीं तो, वो बारीक सी आवाज़ निकाल कर बोली। फिर मेल मुलाजिम के सामने तुम ऐसे ही दुपट्टा कंधों पर रखे बैठी होती हो और मेरे आने पर तुम्हें पर्दे का ख्याल आ जाता है। इसकी कोई खास वजह है? कुर्सी पर बैठता वो सर्द लहजे में उससे बाज परस करने लगा था। उफ, ये तो बहुत होशियार है। वो बुड़बुड़ाती हुई वहाँ से जाने लगी थी जब उसने उसकी कलाई अपने मजबूत हाथ में ली थी। मेरी बात का जवाब दो पहले। उसके हैरान चेहरे को देखता वो अब्रू झुकाकर पूछने लगा। देखें, पहले मेरी कलाई छोड़ें, फिर बताऊंगी। कलाई छुड़ाने की कोशिश करती वो परेशानी से बोली। पहले रीज़न दो। वो हनूज संजीदगी से बोला। वो ना, मैं बहुत खूबसूरत। ओह प्लीज़, फिर से ना शुरू हो जाना। कोई सॉलिड रीज़न बताओ। मुलाजिम के चाय रखने पर वो एक हाथ से चाय का कप थामता हुआ काफ़ी गुस्से से बोला। वहीं रहता जहाँ गया था, घर आने की क्या ज़रूरत थी भला? वो गुस्से से बुड़बड़ाई थी। मुझे नहीं दिखानी आपको अपनी शक्ल, बस बात ख़त्म, अब मत पूछिएगा। वो उसकी कलाई छोड़े हैरत से खड़ा हुआ था। व्हाट? वो हैरानी से बोला। हाँ, कहकर वो वहाँ रुकी नहीं थी, भाग निकली थी वहाँ से, जबकि उसके छोटे से बाल उसने हैरत से देखे थे जो बमुश्किल कंधों तक आ रहे थे। उसने दांत पीसकर इस घड़ी को कोसा था जब ये लड़की उसके निगाह में आई थी। सर झटक कर वो बैठकर चाय पीने लगा था जब मरजान का ख्याल आया। रमीज़, मरजान घर पर है? वो अंदर आते मुलाजिम से बोला। नहीं साहब, वो तो कल रात को आए थे, आज रात तो वो घर पर ही नहीं आए थे। ये लड़का नहीं सुधरेगा, मुझे इसे गुड न्यूज़ भी तो सुनानी है। उसका नंबर डायल करते वो फिक्रमंदी से बोला। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? क्या घर पहुंच गए? वो गाड़ी ड्राइव करते हुए बोला। वालेकुम सलाम, कहाँ हो तुम यार? मैं कब से आया बैठा हूँ और ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम रात से घर नहीं आए, कहाँ हो? काशान चाय का कप उठाते हुए गुस्से से बोला। भाई दादाजान के पास था, उनकी तबीयत ख़राब थी तो वहीं था, अब घर आ रहा हूँ, आप जाइएगा नहीं? वो मोड़ काटते हुए बोला। तुमसे मिले बगैर कहीं नहीं जा रहा, जल्दी आओ, आई मिस हिम यार। वो शफ़क़त और मोहब्बत से चूर लहजे में बोला। आई मिस हिम अलॉट भाई, वो भी मोहब्बत भरे लहजे में बोला था। दादाजान घर आ चुके थे, वो अब पहले से काफ़ी बेहतर थे। वो चाय पीते चौंके थे कि दाऊद मलिक अपने बाप असफन यार मलिक के साथ उनके घर दाखिल हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप अब? असफन यार मलिक ने उनके सामने पड़े सोफे पर बैठते हुए पूछा। वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ मैं। वो संजीदगी से बोले कि घर आए मेहमान से वो तल्ख कलामी नहीं करना चाहते थे, वरना उनका दिल नहीं कर रहा था उनसे बात करने या उन्हें देखने का। अल्लाह का शुक्र है मैं हॉस्पिटल आता आपकी अयादत के लिए, लेकिन मुझे एक ज़रूरी काम से आउट ऑफ सिटी जाना पड़ गया था। इस बार दाऊद मलिक भरपूर संजीदगी से बोला, जिस पर दादाजान सर हिलाते चुप रहे। हशमत साहब, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मावा बेटी पर यकीन नहीं किया, इसके लिए शर्मसार हैं हम, और मावा का हाथ दोबारा मांगना चाहते हैं और इस बार शादी बहुत सादगी से 3-4 दिन में रखेंगे। मलिक असफन यार ने नहायत शाइस्तगी से बात को सर अंजाम दिया था। हशमत साहब एक झटके से खड़े हुए थे।
किचन की खिड़की में खड़ी मावा ने भी उनकी बात पर हैरत से उन्हें देखा था। अभी इसी वक्त मेरे घर से चले जाएं। मेरी बेटी कोई गई गुजरी नहीं जिसे जब दिल चाहेगा ठुकराएंगे और जब दिल करेगा अपना लेंगे। मैं अपनी पोती का निकाह कर चुका हूँ। रिश्ते बहुत थे मेरी पोती के लिए, कमी नहीं थी इसे किसी रिश्ते की। बराए मेहरबानी यहाँ से तशरीफ ले जाएं। हशमत साहब गुस्से से भरपूर लहजे में बोले थे। मावा ने भी इन्हें ठटक कर देखा कि उसने पहली बार दादा को इतने गुस्से में देखा था। ये आप क्या कह रहे हैं? मावा मेरी मंग थी, इससे मेरी शादी होने वाली थी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? दाऊद मलिक उनके करीब आता मुश्किल होते चिल्लाया था। चिल्लाओ मत, कोई मंग नहीं थी वो तुम्हारी, अगर होती तो उसे यूं ना छोड़ते। अब चले जाए, मुझे कहीं जाना है। वो बाहर की तरफ इशारा करते तल्ख लहजे में बोले। दादा जान साहब, आपने निकाह जरूर उस मरजान अलवी से किया होगा, लेकिन याद रखिएगा मावा मेरी है और मेरी ही रहेगी, याद रखिएगा। दाऊद मलिक कहकर वहां रुका नहीं था। उनके जाने के बाद वो भागकर दादा जान के करीब आई, क्योंकि दादा जान जोर जोर से गहरे गहरे सांस लेने लगे थे। वो उन्हें बिठाकर उनके लिए मेडिसिन ले आई। ज़बरदस्ती उन्हें मेडिसिन खिलाकर वो उनके कमरे में ले आई। ज़बरदस्ती उन्हें बेड पर लेटाया। मावा, मरजान को कॉल करो बेटा, कल से आया नहीं, खैरियत हो? वो गहरे गहरे सांस लेते हुए धीमे लहजे में बोले। जी मैं करती हूँ। दादा जान का मोबाइल पकड़कर वो उसका नंबर प्रेस करके कान से लगा गई। हेलो दादा जान। उसने कॉफ़ी का सिप लेते तस्दीक चाही। वो दोनों भाई आज लंच पर आए हुए थे। काशान सामने वाली चेयर पर बैठा उसे ही देख रहा था। मैं मावा बोल रही हूँ। उसके धीमे लहजे पर वो चौंक सा गया, फिर भाई को देखा जो उसे ही देख रहा था। दादा जान ठीक हैं? कॉफ़ी का कप रखते वो संजीदगी से बोला। हाँ ठीक है दादा जान, आप परसों से आए नहीं तो वो आपका पूछ रहे हैं। नाखून दांतों से कुतरती वो स्पाट लहजे में बोली। थोड़ा मसरूफ़ हूँ, लेकिन आज रात चक्कर ज़रूर लगाऊंगा, दादा जान को बता दीजिएगा। उसने कहकर फ़ोन बंद कर दिया। मावा ने साख्त नज़रों से टू टू करते फ़ोन को देखा, फिर दादा जान को देखकर वो मसनूई सा मुस्कुराई। दादा जान वो कह रहे हैं आज रात को आएंगे, कहकर वो वहाँ रुकी नहीं थी। किचन में आकर गंदे पड़े बर्तन धोने लगी थी, लेकिन चेहरे पर नासमझ से तासरात रगम थे। रात के 12 बज रहे थे जब उसके पेट में भूख से चूहे नाचने लगे थे। खाना बनाया तो था, लेकिन दिल नहीं किया खाने को। दुपट्टा रूम में ही छोड़े वो दादा जान के कमरे में चली आई। वो किताब सीने पर रखे गहरे नींद सो रहे थे। सारे घर की लाइट्स बंद करके बस लाउंज की लाइट जलने रहने दी। किचन में आकर सबसे पहले दूध पत्ती बनाई, ओवन में सालन और चावल गर्म किए, प्लेट बनाकर वो कमरे में चली आई। बेड पर खाना रखकर वो बड़े आराम से फसकड़ा मारे खाना स्टार्ट करने लगी थी जब खिड़की पर हल्का सा नॉक हुआ। वो ठुठक गई। नॉक में पड़ा कोका खूब चमकने लगा था। कहीं कोई चोर ना हो। नवाला वापस रखती वो डर के मारे खड़ी हुई थी। जन्नते मावा, गंभीर धीमी आवाज़ पर वो साख्त हुई थी। मरजान, बुड़बुड़ाती हुई वो गुस्सा हुई। जाइए अपना घर, दादा जान कितना इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं आया। अब चलाया है जब वो उसकी राह देखते देखते सो गए। मैं भी नहीं खोलूंगी, गुस्से से कहती वो खाना सामने रखती। छोड़ा हुआ निवाला दोबारा मुंह में रखने लगी। फिर से दस्तक हुई, इस बार जरा जोर से हुई थी। मावा आप जाग रही हैं, प्लीज ओपन द विंडो। उसकी संजीदगी भरी आवाज़ पर नाचाते हुए भी उठी, कांपते हाथों से थोड़ी सी खिड़की खोली। वो शेड्स पर खड़ा साया स्याह सा ही लग रहा था। बाहर घोर अंधेरा था। ब्लैक हुडी पहने उसे संजीदगी से देखता वो उसके कमरे में कूद आया था। सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन मैं आज 2-3 मीटिंग्स में बहुत बिजी था, इसलिए देर हो गई। अभी मीटिंग से सीधा इधर ही आ रहा हूँ। क्या दादा जान सो गए हैं? वो तफसील से बात करता उसे पूछने लगा। आपका इंतजार करते करते ही सोए हैं वो, बेतासुर लहजे में कहती वो वापस अपनी जगह पर बैठी। उसने आंखें सुकेड़े उसे देखा जो उबले चावलों की प्लेट सामने रखे खाना खाना स्टार्ट ही कर चुकी थी। उस लड़की को ज़रा परवाह नहीं थी अपनी सेहत की। वो संजीदगी से सोचता उसके कमरे से निकलता दादा जान के कमरे में जाने के लिए निकल गया। पता नहीं क्या समझता है खुद को, ज़रा सा खूबसूरत होता तो उसने किसी को कुछ समझना ही नहीं था। चावलों से इंसाफ करती वो तल्खी से सोच कर रह गई थी। कुछ देर बाद वो बर्तन धोकर चेक करने के लिए दादा जान के कमरे की तरफ बढ़ी कि वो चला गया या नहीं, लेकिन वो हैरान हुई। दादा जान और वो आपस में बातें वगैरह कर रहे थे। अच्छा हुआ मावा तुम आ गई, बच्चे ने दोपहर से कुछ नहीं खाया, मीटिंग से सीधा इधर ही आ रहा है, तुम उसके लिए गरम गरम रोटी बना दो और हाँ साथ में कबाब फ्राई कर लेना। दादा जान ने मावा को देखते हुए उसे ऑर्डर दिया। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उस शख्स पर पता नहीं क्या जादू किया था कि दादा जान को उसके सामने अपनी पोती भी नहीं दिखती थी। इस तरफ आने पर वो खुद को कोस रही थी। ना इधर आती ना दादा जान खाने का कहते। दादा जान कुछ और भी बता दें, वो भी बना देती हूँ। वो जाते जाते तंज करना नहीं भूली थी। उसने एक नज़र उसकी पुश्त को देखा, फिर सर झटकता वो दादा जान की ही कोई बात सुनने लगा। बेटा दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन गुस्सा इसे ज़रा ज़रा सी जल्दी आ जाता है, लेकिन परेशान ना होना, कभी कभी आता है उसे गुस्सा। वैसे हर काम में माहिर है मेरी बच्ची। वो उससे अपनी पोती की तारीफें कर रहे थे जबकि वो संजीदगी से इन्हें देखता सर हिला रहा था। खाना तैयार है, वो कहकर रुकी नहीं थी, दोबारा किचन में चली गई। जाओ बेटा खाना खाकर आराम करो, जाकर थक गए होगे। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ फेरते हुए शफकत से कहा। सर हिलाते वो किचन की तरफ चला आया।
जहां वो बर्तन समेट रही थी। क्या आप मुझसे नाराज हैं? उसके पीछे खड़ा होता वो गंभीर लहजे में बोला। मावा का दिल पहली बार धड़का था उसे अपने इतने करीब देखकर। मैं क्यों आपसे नाराज होंगी? हमारा रिश्ता सिर्फ एक कागज की हद तक है। मैं आपको पसंद नहीं और आप, वो कहते हुए चुप हुई। और मैं आपको पसंद नहीं क्योंकि मेरा रंग स्याह है ना? उसका अधूरा जुमला पूरा करता वो आखिर में उससे तस्दीक जा रहा था। वो उसकी तरफ पलटी। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, वो हिचकिचाकर शर्मिंदगी से बोली। आई नो, वो कहता हुआ किचन से बाहर जाते रास्ते की तरफ बढ़ा। आपका खाना? वो हैरत से उसे पलटता देख बेसाख्ता बोली। खाना मैं रात को कम खाता हूँ, दादा जान को मैंने कहा भी लेकिन वो माने नहीं। सॉरी, आपको जहमत दी, दरवाज़ा बंद कर लें आकर। कहता हुआ वो खारजी दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जबकि वो परेशानी से खुद को कोस कर रह गई। क्या आप मुझसे नाराज़ हो गए हैं? उसके पीछे आती वो दिल की बात जुबान पर ले आई। नहीं, मैं किसी से नाराज़ नहीं होता, सो डोंट वरी। दोनों हाथ पॉकेट में डाले वो सामने की तरफ चलते हुए बोला। अल्लाह हाफिज़, उसे धीमे लहजे में कहता वो बाहर खड़ी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। मावा का दिल बुझ कर रह गया था, लेकिन पता नहीं क्यों काशान अलवी के रूम में खड़ी वो शशोपंज में मुब्तला थी कि क्या चीज़ उसे ज़्यादा पसंद होगी जिसे ख़राब किया जाए। सामने की तरफ देखती वो जोश से उसकी तरफ बढ़ी। उसका लैपटॉप उठाती वो वहाँ से लेकर भागी थी। बाहर रात का समा था, वो लैपटॉप को क्यारियों में उगे पौधों की झुरमुट में छुपा गई थी। हर वक्त लैपटॉप उठाए फिरते हो ना, अब करके दिखाओ काम। हाथ झाड़ कर कहती वो इर्द गिर्द देखती हुई अंदर की जानिब भाग गई। जब रास्ते में आते वजूद से जोर से टकराती उसकी बाहों में झूल गई थी। हैरत से वो उसे देखता दांत पीस कर रह गया, जो मुंह पर मफलर लपेटे हुए थी, जैसे मैडम को बहुत सर्दी लग रही हो। कहाँ से आ रही हो तुम? बिना उसे छोड़े वो संजीदगी से बोला, जबकि पनाह तो उसकी बाहों का हिसार अपनी कमर के गिर्द देखकर परेशान हो उठी थी। उसकी नजरें अपनी कमर के गिर्द लिपटी उसकी बाहों पर थी। छोड़े मुझे, वो उसकी बाहों का हिसार तोड़ने की कोशिश करते हुए बोली। पहले बताओ कहाँ थी? वो उसे ठीक से खड़ा करते अपने और करीब कर गया था। आखिर को पनाह दी डॉन उसकी बीवी थी। पनाह की जान हवा हुई। इंतहाई बेशरम इंसान है। अब इसके सामने बुरके में आऊंगी और अगर मेरी शक्ल देख ली ना तो 4 दिन हॉस्पिटल में रहेगा। मुझे यकीन है इस दिन इसको मेजर हार्ट अटैक होगा। दिल तो कर रहा है दिखा ही दूं, लेकिन अभी नहीं। अभी मुझे इससे बदले भी तो लेने हैं ना। उसके चेहरे को बहुत करीब से देखती वो तल्खी से दिल ही दिल में सोच रही थी। जुबान से बात क्या करो, यूँ दिल में मत बुड़बड़ाया करो, मुझे सख्त नापसंद है ये आदत। वो गुस्सा होते बोला। मैं ऐसी ही हूँ और ऐसी ही रहूंगी। अगर मैं आपको पसंद नहीं तो धक्के देकर निकाल क्यों नहीं देते? पता है मेरे यहाँ रहने से आपके खर्चे में कितना इजाफा हुआ है। मैं बताती हूँ, मैं सारा दिन ऐसे चलाती हूँ, 24 घंटे सिर्फ खाती ही रहती हूँ। अल्लाह का शुक्र है जितना मर्जी खाऊं पेट अंदर ही रहता है। दूसरा चीज़ें हमेशा महंगी महंगी खुद ब खुद मुझसे टूट जाती हैं, पता नहीं क्यों। शैम्पू की सारी शीशी मैं एक दिन में ख़त्म कर देती हूँ कि क्या है ना, मुझे हर चीज़ ज़ाया करने का बहुत शौक है। जब अम्मी के घर में थी ना तो अम्मी फजूल खर्ची से बहुत टोकती थी, कहती थी शौहर के घर में ना करना ये सारी फजूल खर्चियाँ। तो बस मैं अब वो सारे काम करती हूँ जो वहाँ करने की इजाज़त नहीं थी। इसलिए कह रही हूँ भलाई इसी में है। डॉग्स को बंद कर दें और मुझे यहाँ से शराफत से जाने दें। दोनों हाथों से जोर लगाती उसकी गिरफ्त से आज़ाद होने की कोशिश करती वो अपनी सिफात अच्छे से गिना गई थी। वो बेतासुर चेहरे से उसके ढके चेहरे को देखता संजीदगी से सर हिला गया। ठीक मिसिस काशान अलवी, मेरी बात भी सुन लें ज़रा आप कान खोल कर। अब आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती क्योंकि अब तुम जैसी भी हो मेरी वाइफ हो और अपनी चीज़ें मैं किसी को नहीं देता। और दूसरी बात, मेरे पास बहुत पैसा है, ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से मेरे पैसे ख़त्म नहीं होंगे। डोंट वरी। ऐसा किया करो कि अपने साथ एसी फिट करवा लो, मैं दे दिया करूँगा बिल, बस तुम ठंडी रहो, ओके। उसके नकाब में ढके नाक से नाक जोड़ता वो संजीदगी से कहकर उसे वहीं हैरत में छोड़े अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि वो जूं की तूं खड़ी रह गई। हिलने की सकत नहीं बची थी बेचारी में कि शेर को सवा शेर जो मिल चुका था। जबकि अपने कमरे की तरफ तेजी से बढ़ता वो पहली दफ़ा उस लड़की पर मुस्कुराया था, लेकिन कमरे में आकर वो कहका लगा गया था उसकी होंठ शक्ल याद आने पर। तुम्हारे लिए आज एक सरप्राइज़ है मेरे पास। रात को मैरी नाइट होटल 7 बजे पहुंच जाना, और हाँ, ब्लैक सूट पर रेड टाई लगाना। मैं वेट करूंगा, बल्कि मैं ही नहीं कोई और भी करेगा। उसके रूम में आता वो संजीदगी से बोलता हुआ तेज़ी से निकल गया कि उसे बहुत ज़रूरी काम था। एक मरजान ने टॉवल से बाल खुश करके भाई की बात जहन में दोहराकर परेशान हुआ था। सीने पर मौजूद ब्लैक तिल आज नुमाया था, वरना वो छुपा ही रहता था। स्याह होंठों पर संजीदगी रकम हो चुकी थी, वरना वो भाई के आने से पहले कोई इंग्लिश सॉन्ग गुनगुना रहा था। वो अगर साफ रंग का होता तो बहुत खूबसूरत दिखता। उसके खूबसूरत नकोश स्याह रंग ने छुपा रखे थे कि वो एक स्याह फार्म था। मलिक अस्विन यार ने हशमत साहब और मावा का जीना हराम कर रखा था। वो आज काफ़ी लोगों को उनके घर भेजकर तोड़फोड़ करवा चुका था। मावा को धमकी भी दी थी कि उसे तलाक ले ले, वरना अपने दादा को खो देगी वो। मावा तब से दादा जान के सीने से लगी रो रही थी। मैरी नाइट होटल में जैसे ही वो दाखिल हुआ, वहां छाए अंधेरे को देखकर वो इर्द गिर्द देखने लगा। फिर चौंका कि एकदम से लाइटें हरकत में आई थीं, जिससे सारा हॉल रोशनियों से नहा गया था। बहुत सारे जानने वाले बिजनेस पार्टनर
उनके रिश्तेदार, दोस्त वहां सब जमा थे, लेकिन वो सामने ब्लैक मैक्सी में खड़ी लड़की को देखकर साख्त हो चुका था, जो फुल बाजुओं वाली ब्लैक मैक्सी पर रेड कलर के खूबसूरत टॉप्स पहने लंबे बालों को कर्ल करके छोड़े हुए थी। वो गंदमी रंगत की हामिल लड़की इंतहा की खूबसूरत थी कि नजर जैसे ही उस पर ठहर रही थी, वो ऐसे ही तो लंदन में खूबसूरती का टाइटल जीत कर नहीं आई थी। वो लड़की दौड़कर एकदम से उसके सीने से लगी थी। मरजान ने साफ नजरों से उससे खुद से चिमटी इस लड़की को देखा था। गहरा सांस लेकर वो इस लड़की को खुद से अलग कर गया था। कैसे हो तुम? उसके हाथ थामती वो मोहब्बत से चूर लहजे में बोली। ठीक हूँ, वो फकत यही कह सका था। मेरा हाल नहीं पूछोगे? वो मुस्कुराकर आईब्रो चुकाते हुए बोली। तुम ठीक लग रही हो इसलिए नहीं पूछा, वो कंधे उचकाकर लापरवाही से बोला। वो मुस्कुराई। तुम्हारी लापरवाह वाली आदत नहीं गई, वो खिलखिलाते हुए बोली थी। सब लोगों की नजरें इन दोनों पर थीं। काशान गहरी मुस्कान होंठों पर लिए उनके करीब आया था। क्या सारी बातें यहीं खड़े खड़े कर लोगे? अभी स्टेज पर चलो, एक अहम सेरेमनी भी तो करनी है। काशान दोनों को कंधों से थामकर स्टेज की तरफ लेकर चलते हुए खुश इखलाकी से बोला था। सेरेमनी के नाम पर मरजान ने चौंक कर उन्हें देखा था। अटेंशन एवरीवन, आप लोग जानते ही हैं आज आप लोगों को यहाँ क्यों बुलाया गया है। आपकी शिरकत का शुक्रिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज आप सबको भरपूर शिरकत में हम मरजान और मन्नत की एंगेजमेंट की तकरीब को सर अंजाम देंगे। काशान की बात पर सबने काफ़ी देर तक तालियां मारी थी। काशान ने रिंग केस से रिंग निकालकर मरजान अलवी की तरफ बढ़ाई थी, जबकि वो साख्त खड़ा अपने भाई को हैरत और शौक से देख रहा था। मरजान, रिंग ले लो, काशान ने उसे अपनी तरफ देखते कहा। वो उनसे नजरें हटाता होंठ भींच कर रह गया। मरजान, रिंग लो और पहना दो मन्नत को, वो इंतजार में है यार। बिलाल चौधरी ने मुस्कुराकर उसे साख्त खड़े देखकर मुतवज्जो किया। उसने मन्नत पर बेतासुर नजरें दौड़ाई, फिर बाप जैसे भाई को देखा जो फखर से सीना फुलाए भाई को ही देख रहा था। गहरी सांस ली, फिर उनके हाथ से रिंग लेकर वो मन्नत की उंगली में पहना चुका था। खूब तालियां और सीटियों की गूंज थी। फिर मन्नत ने बिलाल के हाथ से रिंग लेकर मरजान की उंगली में बड़ी नज़ाकत से डाल दी। उसका गाल चूम गई कि उनकी सोसाइटी में ऐसी बातों को बुरा नहीं समझा जाता था। मरजान ने होंठ भींचकर बेसाख्ता गाल पर हाथ फेरा था। काशान उसे अपने गले लगाकर मुस्कुराया। आज मैं इतना खुश हूँ कि तुम्हें बता नहीं सकता। आज मेरी और बिलाल की दोस्ती रिश्ते में बदली है, और सबसे बड़ी खुशी, मेरे भाई को उसकी मोहब्बत मिल चुकी है। इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या होगा यार। वो उसका चेहरा हाथों के प्याले में लिए बोलता, आखिर में उसकी कुशादा पेशानी पर होंठ रख गया। मरजान उन्हें देखता हल्का सा मुस्कुराया कि वो अपने भाई को खुशी देखना चाहता था। मन्नत ने फिर से चुपके से उसके हाथ अपने दाएं हाथ में थामा। उस पाट नज़रों से उसे देखने लगा और वो मुस्कुराई। मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज़ हो, और होना भी चाहिए, लेकिन प्लीज़ अब मान जाओ, मुझे माफ़ कर दो। मैंने पूरी दुनिया घूम ली, लेकिन तुम जैसा मुझे कहीं नहीं मिला। मरजान, तुम सिर्फ एक हो जो चाहना जानता है, रिश्तों के असली मानी से आगाह। मुझे तुम बहुत याद है। तुम्हें फ़ोन किया, मेल भेजे, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर मैंने काशान भाई से रब्ता किया, और देखो आज हम एक छोटे से रिश्ते में बन चुके हैं। आई एम श्योर हम बहुत जल्द एक मजबूत रिश्ते में भी होंगे। मरजान का दूसरा भी हाथ थामती वो उसकी आंखों में देखती मोहब्बत से बोल रही थी, जबकि वो सर झटकता तंज से मुस्कुराया। मन्नत को लगा वो उसके लिए मुस्कुराया है। वो खुशी से निहाल हो गई थी उसकी मुस्कान देखकर। दादा जान, आपको क्या हो रहा है? दादा जान एकदम से सर थामे गहरे गहरे सांस लेने लगे थे। तकलीफ से उनकी आंखों में आंसू आने लगे थे। कोई है, प्लीज़ मेरी मदद करें, मेरे दादा को पता नहीं क्या हो रहा है। कोई आकर मेरे दादा को देखें। बाहर आकर वो चिल्लाई थी, लेकिन रात के 1 बजे उसकी मासूम दुहाई कौन सुनता। अपनी खिड़की में खड़ा दाऊद मलिक मुस्कुराकर उसकी दुहाई सुन रहा था। इस बुढ़े का चले जाना ही बेहतर है। कॉफ़ी पीता वो मुस्कुराकर बुड़बुड़ाया था। दादा जान आंखें खोलें, दादा जान प्लीज़ मेरी तरफ देखें, आंखें खोलें, आपको मेरी कसम। दादा जान की आंखें बंद हो चुकी थीं जब वो दर्द से चिल्लाई थी। मरजान, उसका ख्याल आते ही वो दादा जान के फ़ोन पर झपटी थी। बेल्स पर बेल जा रही थी, लेकिन वो उठा नहीं रहा था कि वो गहरी नींद में था, लेकिन मुसलसल बजते फ़ोन ने उसकी नींद में खलल डाला था। बेजारी से यस का बटन दबाकर वो कान से लगा गया था। हेलो, उसकी सोई हुई खुमारज़दा आवाज़ सुनती वो सिसक पड़ी थी। मरजान, आप? एकदम से पूरी आंखें खुली थीं। मावा, क्या हुआ है आपको? आप रो क्यों रही हैं? दादा जान तो ठीक है ना? वो परेशानी से उठकर बैठते हुए बोला था। कुछ ठीक नहीं है, आप आ जाएं प्लीज़। दादा जान आंखें नहीं खुल रहे, रोते हुए वो बोली थी। आई विल कम, आप रोना बंद करें, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। सरद से खड़ा होते चप्पल पहनता बिना शर्ट के बटन बंद किए वो बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ भागा था। मरजान, कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? काशान जो लॉन्च में बैठा कोई फाइल रीडिंग कर रहा था, उसे परेशानी से भागता देख खड़े होते वो तशवीश से बोला था, भाई दादा जान की तबीयत बहुत ख़राब है, बाकी सुबह आकर बताऊंगा, इस वक्त वहाँ पहुँचना ज़रूरी है। बिना रुके तेज़ी से दरवाजे की जानिब जाते वो बोला था, मैं भी आऊँ क्या? वो फाइल रखते उसके पीछे आते हुए बोला, नहीं भाई, अगर ज़रूरत हुई तो आपको फ़ोन कर लूँगा। गाड़ी को रिवर्स करता वो परेशानी से बोला था, पता नहीं कौन लोग हैं, वो कितनी अच्छी नींद सो रहा था, परेशान करके रख दिया उसे।
वो तासुब से बुड़बुड़ाया कि कुछ देर पहले वो उसके कमरे में गया था। उसे गहरी नींद में देखकर आहिस्ता कदमों से वो बाहर चला आया, लेकिन क्या किया जा सकता था कि उसके भाई की नींद खराब हो चुकी थी। गाड़ी को फुल स्पीड पर छोड़े वो 10 मिनट से कम वक्त में दादाजान के घर के बाहर था। भागकर अंदर आता वो दादाजान के पास आया था। मावा उसे देखती तेजी से रोने लगी थी। कुछ नहीं होता दादाजान को, आप चादर लें, मैं तब तक दादाजान को गाड़ी में बिठाता हूँ। उसे बिना दुपट्टे के देखकर वो उससे कहता हुआ दादाजान की गोद में उठाकर बाहर की तरफ दौड़ा था। बिखरे बाल चेहरे से पीछे करती भागकर अपनी बड़ी सी चादर खुद पर ओढ़ती वो भागती हुई गाड़ी के नजदीक आई। पीछे दादाजान के पास बैठती वो उनका सर अपने कंधे पर रख गई थी। गाड़ी का गियर बदलता वो गाड़ी को हवाओं में छोड़ चुका था। अगले 15 मिनट में वो हॉस्पिटल थे। दादाजान को इमरजेंसी वार्ड में लिया जाया गया था। सुर्ख चेहरे से वो बस रोई जा रही थी। उसका एक ही तो रिश्ता था जो उसका सब कुछ था। अगर दादाजान ना होते तो पता नहीं वो अब तक जिंदा भी होती या नहीं। होंठों पर उंगलियां रखे वो रोने में मसरूफ थी। आधे घंटे बाद डॉक्टर बाहर आए थे। वो दोनों भागकर पास आए। कैसे हैं दादाजान, वो होश में तो हैं? क्या हुआ था उन्हें? डॉक्टर से एक ही सांस में बेकरारी से वो पूछ रहा था। उन्होंने किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा टेंशन ली है जिससे उनका बीपी खतरनाक हद तक शूट कर गया था और फिर वक्त पर ना लाने की वजह से वो, डॉक्टर कहते हुए चुप हुआ जबकि उनकी सांसें रुक चुकी थीं। तो क्या हुआ, आप चुप क्यों हो गए? वो एकदम से चिल्लाई थी। वो कोमा में जा चुके हैं, उन्हें कब होश आएगा या आएगा ही नहीं, कुछ कह नहीं सकते अभी, डॉक्टर कहकर आगे बढ़ गए जबकि वो दोनों साख्त खड़े रह गए थे। मरजान ने परेशानी से उसे देखा और जो रोना तर्क किए सदमे में थी मावा, उसने उसका हाथ थाम कर हिलाया था। आंसू भरी आंखों से उसे देखती वो एकदम से उसके सीने से लगी थी। उसके सीने पर सर रखे वो तड़प तड़प कर रोई जा रही थी। उसने परेशानी से उसके हिलते वजूद को देखा और फिर उसके गिर्द अपने बाजू का हिसार बांध किया और एक हाथ से उसका सर थपकने लगा। सुबह के 7 बजे थे जब वो पेट पर हाथ रखे किचन में चली आई। साफ सुथरा किचन उसका मुंह चिढ़ा रहा था। वो गुस्सा हुई। ये क्या बात हुई, कोई मुलाजिम भी अभी तक नहीं आया? किसी को जल्दी भी तो भूख लग सकती है ना। मुलाजिम को हर वक्त किचन में रहना चाहिए। एक मुलाजिम को गुस्से से बोलती वो फ्रिज की तरफ आई। फ्रिज में फ्रूट था और कुछ स्टोर हुआ खाना। पता नहीं कब का बना रखा है, मैं तो ताज़ा खाना खाती, ये बासी खाना मेरा पेट नहीं हजम कर सकता। नाक चढ़ाकर फ्रिज जोर से बंद कर गई। ऐसा से अगर बासी नहीं पसंद तो खुद बनाकर खाओ, क्योंकि मुलाजिम 7 बजे आते हैं, 6 बजे नहीं। पीछे से आती तंजी आवाज़ पर वो हैरान परेशान हुई। फिर गले में लिया दुपट्टा वो नाक और होंठों के गिर्द रख गई, जिस पर काशान रिजवी ने आंखें सिकेड़ते हुए उसे देखा। वो चाहता तो एक झटके से उसका नकाब उतार लेता, लेकिन वो चुप था कि वो देखना चाहता था वो लड़की कब तक उससे अपना मुंह छुपाती है, जो खुद को खूबसूरत तरीन कहती थी। आप इतनी सुबह जाग गए, रात को सोते नहीं, दिन को जागते मिलते हैं, क्या आप इंसान हैं? वो उसकी तरफ रुख करते हैरत से पूछ रही थी। शट आप, तमीज़ से बात किया करो, और हाँ, मेरे लिए चाय बनाकर बाहर लाओ, उसे संजीदगी से कहते वो बाहर जाने के लिए पलट गया। मुझे नहीं बनानी आती, वो कंधे उचकाते हुए बोली। वो बिना पलटे रुका। तो कॉफ़ी बना लाओ, वो कहता अभी एक कदम ही चला था जब वो बोली मुझे कॉफ़ी बनानी नहीं आती। वो ढीठ लहजे में बोली, तो क्या आता है मैडम को बनाना? बस दिमाग खाना आता है तुम्हें, या चेहरे पर पर्दा चढ़ाना? उसकी तरफ पलटता वो काफ़ी गुस्से से बोला था। वो दुबक गई थी उसके तेज़ लहजे पर। नींबू पानी बनाना आता है और हांडी को तिड़का लगाना आता है, बस। उसके लहजे को जवाब में मिनमिनाकर बोली थी। वाह दैट्स ग्रेट मैडम, आपको तो बहुत कुछ बनाना आता है। कल से कुकिंग सारी तुम्हें करनी है। मुझे नहीं पसंद नौकरों के हाथ का खाना, समझी? गुस्से से कहता वो पलट गया, जबकि वो हैरत से मुंह खोले उसकी पुश्त को देखती रह गई। लेकिन मुझे तो चले जाना है, वो परेशानी से बोली थी, लेकिन तेज समात वाला सुन चुका था। जब जाओगी मैं तीसरी शादी कर लूँगा, डोंट वरी, लेकिन अभी के लिए मुझे खाना घर की औरत का चाहिए, अंडरस्टैंड? वरना एक झटके से पर्दा बीबी का पर्दा उतार कर दूर फेंक दूंगा। और हाँ, कल रात तुमने मेरा लैपटॉप पौधों में छुपाया था, कहते हुए उसे अचानक ही याद आया था। वो जल्दी से सर मैकान के अंदाज में नफ़ी में हिला गई। जानता हूँ मैं तुम्हें अच्छी तरह, लेकिन अगली बार ऐसी हरकत की तो तुम्हें ही पौधों में गाड़ दूंगा। अब जल्दी से कॉफ़ी बनाकर लाओ, तीखे लहजे में कहता वो बाहर निकल गया। हाय अल्लाह, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे नहीं करने घर के काम। सर थामती वो बिलबिला कर रह गई थी। मन्नत कितने दिनों से उसे फ़ोन करके मिलने का कह रही थी, लेकिन उसके पास टाइम ही नहीं था। वो मावा के साथ था, उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। दादाजान को दूसरे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। मावा उस दिन से खामोश परेशान थी। सारा दिन उनके सामने बैठी वो उन्हें भराई हुई आंखों से देखती रहती, लेकिन वो खामोश पड़े रहते, उससे कोई बात ना करते। आज 3 दिन बाद वो घर आई थी। मरजान इस्लामाबाद गया हुआ था, एक काम के सिलसिले में। वजूद पर सुस्ती सी तारी थी। काफ़ी देर वो शावर के नीचे खड़ी भीगती रही। नहाकर फ्रेश होती गुलाबी कलर का रेशमी सूट पहनकर वो बेड पर लेट गई। काफ़ी दिनों से बेआरामी की वजह से वो सो ना सकी थी। अब बेड पर लेटते ही वो सो चुकी थी, बिना कोई दरवाज़ा खिड़की बंद किए। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में थी और उसे खुद पर ब्लैंकेट लेने का भी होश नहीं रहा था।
रात के 9 बजे घर आया था वो। चेहरे से वो काफी थका थका लग रहा था। शर्ट की स्लीव्स कोहनियों से भी ऊपर तक मुड़े हुए थे। ढीली सी टाई, माथे पर बिखरे बाल, सुर्ख आंखें, वो कई दिनों का बेआराम दिखता था। लॉन्च में काशान और लबा के साथ बैठी मन्नत को देखकर उसके चौड़े माथे पर सलवटें सी पड़ी थीं। लो, मरजान भी आ गया। काशान ने उसे देखकर मोहब्बत से कहा, अस्सलाम वालेकुम। वो धीमी आवाज में बोला, वालेकुम अस्सलाम। काशान और मन्नत ने उसकी सलामती का जवाब खुश इखलाकी से दिया था। थक गए हो? काशान ने उसे अपने कंधे पर सर रखते देखकर तशवीश से पूछा। वो जवाबन सर हिला गया। आई नो, मैं आज तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने आई थी यार। मन्नत ने परेशानी से मुंह बसोर कर कहा, कल चले जाना। दोनों कल वैसे भी मरजान की कोई खास मीटिंग नहीं। काशान ने संजीदगी से कहा, भाई मैं सोने जा रहा हूँ, कोई डिस्टर्ब मत करे। वो कहता हुआ अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। मन्नत ने शिकायती नजरों से काशान को देखा। हो जाएगा ठीक, इसे कुछ वक्त दो। तुमने भी तो उसका दिल तोड़ दिया था। अब वो एकदम से तो तुम्हारे साथ ठीक नहीं हो सकता ना। नाराज है वो, उसे मनाओ। काशान ने संजीदगी से उसे मशवरा दिया। वो गहरी सांस लेती मुस्कुराकर सर हिला गई। दूसरी लड़कियों से कैसे हंस हंस कर बात करता है और मेरे सामने ऐसे होता है जैसे जख्मी शेर हो। खा जाने को तैयार रहता है। अपने कमरे की खिड़की से इन दोनों को देखती वो मुंह बनाकर बोली, आखिर थी ना मशर की बीवी, शक तो करना ही था उसे। ये अमीर तो वैसे भी बड़े ठरकी होते हैं, कहते हम गरीबों को हैं। जेलस लिए अंदाज में कहती वो ठक से खिड़की बंद कर गई थी। वो मन्नत से खुश इखलाकी से बात करता ठक की आवाज़ पर चौंका था। फिर बेसाख्ता ऊपर वाली खिड़की की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। खिड़की बंद थी, जिस पर वो तन से मुस्कुराया। रात का ना जाने कौन सा पैर था जब क्लिक की आवाज़ से उसकी आंख खुली। बाहर तेज हवा चल रही थी। ओ, मैं तो दरवाज़ा बंद करना ही भूल गई थी, कहीं कोई चोर ना हो। परेशानी से बुड़बुड़ाती वो उठी थी, लेकिन साख्त रह गई। उसके कमरे की हर चीज़ ज़मीन बोझ थी। हत्ता के कबर्ड से सारे कपड़े बाहर फर्श पर गिरे हुए थे। जेवरात के डब्बे बाहर थे, लेकिन जेवरात तो उनके अंदर ही थे। परेशानी से वो इर्द गिर्द देखती बाहर की तरफ दौड़ी। बाहर हर चीज़ अपनी जगह पर थी। तभी किसी ने उसके होंठों पर जोर से हाथ रखा था। वो हिलकर रह गई थी। चीखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ होंठों में ही कैद थी। चुप करके खड़ी रहो और ये बताओ, क्या तुम्हारे पहले शौहर की तुम्हारे पास कोई निशानी है? सर्द आवाज़ पर वो साख्त खड़ी रह गई। ये क्या था आखिर? बोलो, जवाब दो। कोई उसकी गर्दन पर चाकू रखता फुंकारा था। वो कांप कर रह गई थी। वो हाँ में सर हिला गई, जिस पर वो आदमी मुस्कुराया था। क्या है तुम्हारे पास? उसका इशारे से बताओ, उसने फुंकार कर पूछा। वो नाक की लौंग पर हाथ रख गई थी, जिस पर वो आदमी हैरत ज़दा होकर, वो कोका तो बड़ा आम सा था, शायद वो झूठ बोल रही थी। उसने हल्का सा कट करके उसकी गर्दन पर लगाया था। वो दर्द से कराह कर रह गई थी, तो चीख तो वो सकती नहीं थी। रात का पता नहीं कौन सा पहर था जब उसकी आंख अचानक से पता नहीं कौन से एहसास से खुली थी। सीने में एकदम से घबराहट सी होने लगी थी। सीना मसलता वो पास पड़े जग से ही मुंह लगा गया। मावा हॉस्पिटल में होंगी, फ़ोन करके पता करता हूँ। सेल पर हॉस्पिटल का नंबर मिला था। वो कॉल रिसीव होने का इंतज़ार कर रहा था। हेलो, मैं मरजान लवी, रूम नंबर 11 की पेशेंट के साथ जो लड़की है उन्हें बुला दें ज़रा। उसने बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा। जी, वो तो शाम को ही चली गई थी। रिसेप्शन लड़की के बताने पर वो चौंक कर रह गया। बिना शर्ट उठाए वो कमरे से भागता बाइक पर सवार हुआ था। उसने मावा के घर की तरफ जाते रास्ते पर बाइक को दौड़ाया था। नाइफ के हल्के लगे कट से उसकी गर्दन से खून की बहती पतली सी लकीर उसके गिरेबान तक आने लगी थी। दर्द से उसने मुट्ठियां भींची थीं। देख लिया झूठ बोलने का अंजाम। अभी भी वक्त है, बता दे उसकी कोई कीमती चीज़, वरना यहीं पर तुम्हारी ज़िंदगी का खात्मा कर दूंगा। वो जहरीले लहजे में कहते हुए फिर से कट लगाने लगा था जब बाहर से बाइक के रुकने की आवाज़ आई थी। वो आदमी चौंक गया था। फिर उसे मुंह के बल फर्श पर धक्का देता वो खिड़की से सरहद से नीचे कूद गया। दादा जान, मावा गले पर हाथ रखे दर्द से चीखने लगी थी। मावा, हॉल में आता वो उसकी चीख पर परेशानी से बोला था। फिर ऊपर की तरफ दौड़ा। मावा गले पर हाथ रखे रो रही थी, दर्द से आंखें भींच रही थीं। जन्नत ए मावा, जन्नत ए मावा, वो बेचैनी से उसे पुकारता। उसके पास पंजों के बल बैठा था। मावा का हिलता वजूद साख्त हुआ था। उसने तेजी से हाथ बढ़ाकर उसका रुख अपनी तरफ किया। गर्दन से बहते खून पर वो उसे सख्त नज़रों से देखने लगा। वो आंसू भरी आंखों से उसे देखने लगी। रोना चिल्लाना वो बंद कर चुकी थी उसे देखकर। किसने किया ये? होंठ भींचे वो सर्द लहजे में उसे पूछ रहा था। जवाबन वो चुप रही। कुछ देर होंठ भींचे वो उसे देखता रहा। मावा, मैं पूछ रहा हूँ, किस ब्लडी ने तुम्हारे साथ किया है ये? टेल मी प्लीज़। भींचे हुए लहजे में उसका झुका सर उंगली से ऊपर करता हुआ वो तैश से बोला। मावा उसे देखती सर नफ़ी में हिलाने लगी। गहरी सांस लेकर हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। मावा का दिल जोरों से धड़कने लगा था। जख्म पर उंगली रखकर वो उसके जख्म का मुआयना करने लगा। सी की तकलीफ से सिसकी निकली थी। डोंट वरी, ठीक हो जाएगा, रोए मत। उंगली से उसके जख्म को छूता हुआ वो उसके सुर्ख चेहरे को देखते हुए बोला। उठे यहाँ से। उसे उठाता हुआ वो नरमी से बोला। उसे देखती हुई वो फर्श से उठी थी। मावा की नज़रें उसी पर थीं। दादा जान के बाद पहली बार उसे कोई अपना सा लगा था। उसे आराम से सोफे पर बिठाकर शेल्फ पर रखी
फर्स्ट एड बॉक्स की तरफ बढ़ा। मावा ने हैरत से उसे देखा जो हल्की सी बुनियान पहने हुए था। बुनियान बहुत हल्की थी जिससे उसका कसरती जिस्म बहुत वाजे था। मावा ने शर्म से नजरें झुका लीं कि वो पहली बार किसी मर्द को बगैर शर्ट के देख रही थी। फर्स्ट एड बॉक्स से पाइटिन निकालकर वो रुई पर डालने लगा और फिर आहिस्ता से उसकी तरफ झुका। मावा ने आंखें भींच ली थीं उसकी बेइंतहा कुर्बत पर। उसे एक नज़र देखकर वो आहिस्ता से उसके जख्म पर वो रुई रखता बैंडेज रखने लगा। मावा ने जलन से मुट्ठियां भींची हुई थीं। मरजान ने नरम निगाहों से उसे देखा। मावा ने भी सर उठाकर उसे देखा था। काली आंखें ब्राउन आंखों में उलझी सी थीं। उसकी बैंडेज कंप्लीट करते वो सीधा हुआ। एक तरफ बनी शर्ट पर बॉक्स रखकर वो वॉशरूम की तरफ चला गया। शायद वो हाथ धोने गया था। हाथ धोकर वो जब बाहर आया तो वो इसी तरह साख्त सी बैठी हुई थी, आंखों में नमी सी थी। मावा, आपने खाना खाया? उसके नरमी से पूछने पर उसकी आंखों में फिर से तेजी से पानी जमा होने लगा था। क्या आपने खाना खाया था? उसके पास एक घुटने के बल बैठते वो हनूज नरमी ली लहजे में बोला था। उसे कुछ देर देखने के बाद वो सर नफी में हिला गई। भूख लगी है? वो सर झुकाकर उसका झुका चेहरा देखने की कोशिश करते हुए पूछ रहा था। इस बार हाँ में सर हिलाया गया था। आए मेरे साथ। उठते हुए वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला। मावा हैरत से सर उठाकर उसे देखती हुई बिना कोई एतराज़ उठाए उसके फैले हुए हाथ पर आहिस्ता से हाथ रख गई थी। वो उसका हाथ में भींचकर उसे उठाते हुए लाउंज में बने किचन की तरफ बढ़ा। मावा ने उसके काले हाथ में जकड़े अपने सफ़ेद खूबसूरत हाथ को देखा, लेकिन आज उसे उसका काला रंग बुरा नहीं लगा। ना जाने क्यों वो समझ ना सकी। उसे चेयर पर बिठाते वो फ्रिज की तरफ बढ़ा। सब्जियां निकालकर किचन में बनी शेल्फ पर रखकर कटिंग बोर्ड तलाश करने लगा। 10 सेकंड बाद जब उसे कटिंग बोर्ड मिल गया तो सब्जियां धोकर काटने लगा। जिस तरह वो सब्जियां काट रहा था लग रहा था वो पहली या दूसरी बार काट रहा है। वो नूडल्स बना रहा था। मावा को नूडल्स सख्त नापसंद थे लेकिन खामोश रही। आधे घंटे में वो सब्जियों वाले नूडल्स शीशे के बाउल में डालकर उसके आगे रख रहा था। मावा गोद में हाथ रखे हैरत में थी। पहली बार किसी मर्द को अपनी इतनी केयर करते देखा था। खाएं। वो अपने लिए कॉफ़ी बनाता उसे हाथ पर हाथ धरे बैठे देख गंभीर लहजे में बोला। मावा ठटक सी गई थी उसके गंभीर तासुर्य लहजे पर। सर हिलाती वो कांटे से नूडल्स मुंह में डालने लगी। कॉफ़ी बनाकर वो उसके सामने ही बैठ गया। जबकि वो नूडल्स का निवाला मुंह में डाले शचोपन में पड़ गई कि निवाला निगलना है या उगलना है। नमक की भरमार थी नूडल्स में। भाई कहते हैं मैं नूडल्स अच्छे बनाता हूँ। वो शायद अपनी तारीफ सुनना चाह रहा था। मावा ज़बरदस्ती नूडल्स गले में उतारते मुस्कुराई। मावा, खाएं। अगर खाना छोड़ देंगी तो क्या मसले मसाइल हल हो जाएंगे? हरगिज़ नहीं। हम में हिम्मत नहीं रहेगी इन्हें फेस करने की। वो उसे खाता ना देख भारी आवाज़ में समझाने लगा था। अब वो उसे क्या कहती कि नूडल्स खाने लायक ही नहीं है तो वो क्या खाए, लेकिन वो ज़बरदस्ती निगलने लगी थी। वो सारा बाउल बहुत मुश्किल से खाली कर चुकी थी। जब वो खाने के लिए हाथ ना बढ़ाती तो वो खाने को संजीदगी से कहता। मजबूरन उसे खाने पड़ते और कोई चारा भी तो नहीं था। वो ना कैसे कहती कि नमक ज़्यादा है, बस मरवत में मारी गई थी वो बेचारी। कॉफ़ी पीता वो संजीदगी से कुछ सोच रहा था। मावा, अपना सामान पैक करने। सुबह हम यहाँ से जा रहे हैं जब तक दादाजान ठीक नहीं होते। उसके संजीदगी से कहने पर वो हैरत से उसे देखने लगी। कहाँ? वो परेशानी से बोली। मेरे घर। वो शाने उचकाता हनूस कॉफ़ी पीते हुए बोला। आपके घर? मगर वो हिचकिचाई थी। मावा, मैं हर वक्त आपके साथ नहीं रह सकता। आपको मेरे साथ चलना है हर सूरत। मजबूत लहजे में कहता वो वहाँ रुका नहीं था, जबकि वो परेशानी से वहीं बैठी रह गई। वो मुंह बनाए चुपचाप बैठी थी। जब लबा ने उसका हाथ थामा वो चौंक कर बाप की कार्बन कॉपी को देखने लगी। आप बाबा से मुंह क्यों छुपाती हैं? लबा उसे ब्लैक मास्क लगाए देखकर हैरानी से पूछ रही थी। मर्जी है मेरी, वो नाक चढ़ाकर बोली। लबा ने मुंह बनाया। आप प्लीज़ मेरे बाबा को अपना चेहरा दिखा देना, वो संजीदगी से बोली। क्यों? वो हैरत से उसकी तरफ देखते हुए बोली थी। ऐसे ही अब देखे ना, हम आपको यहाँ बाबा के लिए लाए थे। अगर बाबा आपका चेहरा नहीं देखेंगे तो वो आपको यहाँ से निकाल देंगे और नई बीवी ले आएंगे। फिर आप कहाँ जाएंगी? लबा परेशानी से उसका हाथ थामते हुए कहा, जबकि वो आंखें फाड़े उसे हैरत से देखती रही। लबा, जाओ जाकर स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। वो सीढ़ियाँ उतरते हुए संजीदगी से बोला। लबा उसे देखती सर हिलाती हुई सीढ़ियों की तरफ दौड़ गई, जबकि वो आंखों में परेशानी लिए उसे ज़्यादा देखती रही। वो एक नज़र उसे देखता डाइनिंग टेबल पर बैठा मुलाजिम उसी वक्त उसके लिए चाय ले आया। चाय पीता वो उसे देखने लगा जो आंखें फाड़े उसे देख रही थी। खैरियत है ना? क्या नज़रों से काशान अलवी को हजम करना चाह रही हैं? वो चाय में चीनी मिक्स करते हुए तंज से बोला। मैं आपको नहीं देख रही। वो गुस्से से बोली। एक्सक्यूज़ मी, तो क्या तुम भेंगी हो? वो मसनूई हैरत से बोला। नहीं तो क्यों पूछ रहे हो? वो कुछ गुस्से से बोली। क्योंकि तुम खुद ही कह रही हो कि तुम मुझे नहीं देख रही, कहीं और देख रही हो, लेकिन नज़रें तो तुम्हारी मुझी पर थीं, तो ये भींगेपन की निशानी है। वो कंधे उचकाकर लापरवाही से बोला, जबकि वो गुस्से से पेचोताब खाकर रह गई। देखिए, मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ, वरना मैं अपने मोहल्ले में डॉन थी। किसी की क्या मजाल थी मुझे तू करके भी बुला ले। वो चेयर से खड़ी होते हुए हुनूस गुस्से से बोली। वो चाय पीता अबरू चुका गया।
अपने मोहल्ले में तो कुत्ता भी शेर होता है। चाय फिनिश करता वो जाती पनाह को वजूद से लगा गया था। आप समझते क्या हैं खुद को? वो उसकी तरफ पलटती और बहुत गुस्से से बोली, आखिर ये है क्या चीज जो पनाहती डॉन को हल्का ले रहा था? तुम्हारा शौहर। ब्रेड का पीस मुंह में डालता वो हनूज लापरवाही से बोला, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सुरीली सी आवाज पर बोलने के लिए खुले लब चुप हुए थे। वो मेन डोर की तरफ पलटी, जहां पर मन्नत सुर्ख शर्ट ब्लैक पैंट में मलबूस मुस्कुराती हुई फ्रेश चेहरे से उनकी तरफ आ रही थी। गुड मॉर्निंग डियर, वो खुश इखलाकी से बोला। डियर, वो अबरू झुकाकर हैरत से बुड़बुड़ाई थी। बैठो नाश्ता करो। चेयर की तरफ इशारा करते वो हनूज नरमी से बोला, थैंक्स, मैं वैसे भी नाश्ता करके निकली थी। चेयर पर बैठते वो मुस्कुराते हुए बोली। पनाह उसे बैठता देखकर कुछ सोचती हुई वापस अपनी चेयर पर बैठी। काशान उसे नाश्ते की तरफ इशारा करते एक नज़र उसे देखकर रह गया। आप मास्क क्यों लगाए हुए हैं? वो पनाह का मास्क देखते हुए हैरत से बोली, मुझे लोगों से एलर्जी है। उसकी बेसुरों बात पर काशान को चाय पीते फंदा सा लग रहा था। जबकि चाय में चीनी घोलती मन्नत ने ठटक कर उसे देखा। व्हाट? वो हैरत से बोली, यस। अपने लिए चाय निकालती वो कंधे उचकाकर लापरवाही से बोली। काशान की नज़रें उसी पर थी जिनमें हैरत नुमाया थी उसके एटीट्यूड पर। तुम चाय कैसे पियोगी? उसे चाय में 3 चम्मच चीनी घोलता देख वो बोला, मैं पी लूंगी। वो उन्हें स्ट्रॉ दिखाते हुए तन से बोली। मन्नत तो इस अजूबे को परेशानी से देख रही थी। मिसनी कहेंगी उसकी खूबसूरती से जेलस होती वो तप कर बुड़बुड़ाई थी। आप अभी तक तैयार नहीं हुई? उसे कपड़े धोते देख वो स्पाट तासरात से बोला। कपड़े धोते हाथ साख्त हुए थे, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। वो कपड़े नचोड़ते हुए सर झुकाए ही बोली। क्यों? क्या यहाँ पर किसी अनहोनी के इंतजार में है आप मेरी जिम्मेदारी है। कल को खुदा न खास्ता आपको कुछ हो जाए तो क्या जवाब दूंगा मैं दादा जान को? वो खासे गुस्से से बोला था। मावा हैरत से उसे देखने लगी। तो इसे मेरे लिए इसलिए टेंशन थी कि कल को दादा जान को क्या जवाब देगा। गहरी सांस लेती कपड़े तार पर डालती उसे देखते हुए वो किचन की तरफ बढ़ने लगी थी। मरजान नलवी ने सरस से उसकी कलाई पकड़ी थी। क्या कह रहा हूँ मैं आपसे? आप मेरी बात को सुन क्यों नहीं रही? वो इस बार कुछ उलझे हुए लहजे में बोला था। मुझे अपने घर से कहीं नहीं जाना। स्पाट लहजे में कहती कलाई उससे छुड़वाती वो किचन की तरफ बढ़ गई, जबकि वो होंठ भींचे उसकी पुष्ट को जब्त से देखता रह गया। वो खासे गुस्से से बाइक की तरफ बढ़ा था। उसके लिए नाश्ता प्लेट में निकालती वो चौंकी थी उसकी बाइक की आवाज़ पर। खाना निकालते उसके हाथ साख्त रह गए थे। भागकर वो बाहर आई थी, लेकिन वो वहां से जा चुका था। मावा ने खाली खाली नज़रों से खाली और वीरान सहन को देखा था। क्या करना है डैड इसका? हम कैसे रियान की जायदाद तक पहुंचेंगे? ना रियान की रिंग मिली और ना वो लड़की मिली। आपका प्लान हमेशा फ्लॉप ही होता है। दाऊद मलिक असफंदियार पर गुस्से से चढ़ दौड़ा था। वो खबीस मरजान ना आता तो मैं पता लगा ही लेता, लेकिन वो लड़की अपने नाक में पहने कोके की तरफ इशारा कर रही थी। जब मैंने उससे रियान की निशानी के बारे में पूछा तो असफंदियार खिड़की की तरफ आते पुरसोच अंदाज में बोला था। दाऊद मलिक हैरत से बाप की तरफ आया था। वॉट? आपने वो कोका लिया क्यों नहीं उससे? दाऊद बाप पर गुस्सा हुआ। वो कोका बहुत हल्का लगा मुझे, लेकिन अब सोच रहा हूँ वो लड़की कहीं सच तो नहीं बोल रही थी। अगर वो कोका उसी डायमंड रिंग के टुकड़े से बना हुआ है तो वो चमकता क्यों नहीं, जबकि वो सुर्ख थी और वो कोका सफ़ेद है। असफंदियार सिगार मुंह में दबाए संजीदगी से बोला। डैड, फिर भी अब हमें वो कोका हासिल करना है। दाऊद मलिक के कहने पर असफंदियार मलिक ने सर हिला दिया। नजरें मावा की बालकनी में खुलती खिड़की पर थी। अब तुम नहीं, मावा की जिंदगी में आऊंगा। बेटे को देखते वो मुस्कुराते लहजे में खुद से बुड़बुड़ाया था। माँ के कंधे पर सर रखे वो काफी देर तक रोती रही। जहांगीर के गले लगकर वो इनसे गिला शिकवा करने लगी थी। जहांगीर ने उसके सर पर हाथ रखकर अपनी नादान बेटी को देखा। इधर बैठो, क्या तुम इस घर में खुश नहीं हो? वो चौंक कर उन्हें देखने लगी थी। क्या काशान तुमसे बुरा रवैया रखता है? तुम्हें मारता है या फिर तुम्हें ताने वगैरह देता है? इनमें से कोई भी हरकत उसने तुम्हारे साथ की, मैं जानता हूँ, नहीं की होगी। फिर तुम कैसे खुद को बदनसीब कह सकती हो? मेरी बच्ची, तुम्हारी किस्मत बहुत शानदार थी। काशान तुम्हारी किस्मत था ना कि उस अनीजा का। जहांगीर साहब की संजीदगी से कहने पर वो उन्हें देखे गई। वो वाकई इतना बुरा नहीं था जितना वो उसे समझती थी, लेकिन मैं यहाँ डॉन नहीं बन सकती ना। वो मिनमिनाते हुए कोई ना कोई एतराज़ ले ही आई थी। शाहीन और जहांगीर अपनी बेटी की रूठी शक्ल देखकर मुस्कुरा दिए। एक झिझक थी जो अपनी पनाह के दरवाजे तक नहीं आने देती थी, लेकिन आज वो दोनों हिम्मत करके अपनी रूठी हुई बेटी को मनाने चले आए थे। काशान ऑफिस था, उसे शाम को आना था। पनाह अकेली ही घर पर थी। मरजान ऑफिस था, जबकि लबा ट्यूशन पढ़ने गई हुई थी। अपने माँ बाप को इतने दिनों बाद देखकर वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकी थी। काफ़ी देर बच्ची बनी रोती रही, शिकवे शिकायतें करती रही। अम्मी, मावा और दादा जान कैसे हैं? उसने फिक्रमंदी से उनका हाथ थाम कर पूछा। वो एक दूसरे को देखते कोई ना बहाना कर गए थे कि वो उसे परेशान नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे वो पहले वो अच्छे से सेटल हो जाए, फिर उसे बताएंगे। वो उसके लिए ढेर सारी चीज़ें लाए थे जो उसकी फेवरेट थीं। काफ़ी वक्त बेटी के पास बैठकर वो दोनों फिर आने का कहते चले गए थे। ऑफिस में आज सबकी शामत आई हुई थी कि मरजान को आज बात बात पर गुस्सा आ रहा था।
कभी किसी की छोटी सी गलती पर झाड़ देता तो कभी किसी को। वो चाय पी रहा था जब नॉक करती मन्नत अंदर आई। हेलो रूड बॉय। अंदर आती वो मुस्कुराकर उस पर तंज कर रही थी। वो जवाबन उसे एक नज़र देखकर सामने पड़ी फाइल पर कुछ अहम जगहों पर निशान लगाने लगा था। प्लीज़ मरजान, अब बस भी कर दो, आखिर कब तक नाराज़ रहोगे? गलती भी तो इंसानों से ही होती है ना। वो उसके रूड बिहेव को लेकर काफ़ी परेशान थी। मैं नाराज़ नहीं हूँ मन्नत, डोंट वरी, बस काम ज़्यादा है तो मसरूफ़ हूँ ज़रा। वो बिना उसे देखते हुए बोला था। उठो और मेरे साथ लंच पर चलो प्लीज़। फाइल बंद करती वो ज़बरदस्ती उसे उठा रही थी। मन्नत प्लीज़, भाई यहाँ पर नहीं है, सारा काम मुझे ही देखना है, फिर कभी चलेंगे, आज बहुत काम है। वो अपना बाजू उसे छुड़वाते हुए बोला था। भाई से बात कर चुकी हूँ, उनकी फिक्र मत करो, मुझे उन्होंने ही कहा है कि आज काम ज़्यादा नहीं, जाओ दोनों मज़े करो। वो नाराज़गी से बोली थी। वो गहरा सांस लेता खुद को रिलैक्स करता सर हिलाकर उठा। मन्नत खिल सी गई थी उसे अपने साथ आते देखकर। क्या ऑर्डर करें? वो अबरू झुकाकर एक्साइटमेंट से पूछ रही थी। कुछ भी कर लो, इर्द गिर्द देखते हुए वो बेतासुर चेहरे से बोला था। मन्नत ने ऑर्डर देकर उसे देखा जो फ़ोन पर बिजी था। वो किसी को डांट रहा था, मूड सख्त ऑफ था आज। मन्नत ब्लू पैंट शर्ट पहनी थी, ऊंची पोनी बनाए, वो काफ़ी हसीन लग रही थी। फ़ोन बंद करते हुए उसे देखने लगा। मरजान, पहले की तरह बन जाओ ना, जब तुम मुझे देखा करते थे, मेरा ख्याल रखा करते थे, मेरे बिना रह नहीं सकते थे। उसका हाथ दोनों हाथों में लिए उसके चेहरे को देखती वो मध्यम सा बोल रही थी। वो कुछ कहने के लिए लब खोलने लगा था जब एक लड़की को खुद को देख वो चौंका था और फिर ठटका था। वो वाइट कलर का नकाब किए हुए थी, काली आंखों में जैसे गुस्सा सा था। हाथ में शापर्स पकड़े वो उसे देखकर तेजी से वहां से निकल गई थी। वो मावा थी, वो पहचान गया था। चेहरे पर तशवीश सी फैल गई थी। शॉपर्स किचन में रखकर वो सीधी कमरे में आई थी। वॉशरूम में आकर वो सीधा शावर के नीचे आई। शावर खोलकर नीचे ढीठों की तरह खड़ी रही। 2 दिन से वो उसकी कोई खबर नहीं लेने आया था और वो रोज़ उसका इंतज़ार करती, लेकिन ना वो आया ना ही उसका फ़ोन वगैरह। आज तो वो दादा जान को मिलने हॉस्पिटल गई थी तो रास्ते में खाना पैक करवाने के लिए रुक गई, लेकिन वहाँ उसे एक खूबसूरत लड़की के साथ देखकर उसका दिल खामोश हो गया था। शू करती वो अपने दिल को डांट रही थी। जाए जहाँ मर्जी जाए, मेरी बला से, वैसे भी मुझे कौन सी वो पसंद है। मेरे दादा जान ठीक हो जाते तो हम यहाँ से चले जाएंगे, जहाँ कोई दुख तकलीफ नहीं होगी। रोते हुए वो खुद से कह रही थी। सारा वजूद पानी से शराबूर हो चुका था। मावा, क्या आप वॉशरूम में हैं? वॉशरूम के दरवाजे पर हल्का सा नॉक करता वो धीमे से पूछ रहा था। दिल जो खामोश था उसकी नरम आवाज़ पर फिर से धड़कने लगा था। मावा, एक बार फिर से दस्तक हुई थी। शावर बंद करके वो टॉवल की तलाश में नजरें दौड़ाने लगी। टॉवल सामने ही पड़ा था। टॉवल से बाल मुंह वगैरह अच्छे से खुश्क करती गहरे सांस लेती वो दरवाज़ा खोलकर बिना दरवाजे के आगे खड़े वजूद को देखे कबर्ड की तरफ बढ़ी थी। कबर्ड से अपने कपड़े लेकर वो उसके पास से गुजरने लगी थी जब वो उसका भीगा हाथ अपने मजबूत हाथ में जकड़ गया था। मावा ने पलटकर हैरानी से उसे देखा। मेरा हाथ छोड़े, स्पाट लहजे में बोलती वो अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी थी। मावा, मेरी बात सुनो, क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? उसे अपने सामने करता वो हैरानी से पूछ रहा था। नहीं, मैं क्यों नाराज़ होंगी आपसे? वो स्पाट तासरात से बोली। ओके, तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? ना मुझे देख रही हैं आप? वो उसके चेहरे पर नजरें जमाए हुए बोला। मावा ने खामोशी से नज़रों से उसे देखा और फिर दूसरी तरफ नजरें जमा दी। मैं पहले भी कोई खास बात नहीं करती थी आपसे। इस बार वो गुस्से से बोली थी। पहली बार वो मुस्कुराया था। मावा ने मुस्कुराहट नहीं देखी थी। वो दाएं साइड में देख रही थी। ओके, आप चेंज कर लें, फिर बाहर जाते हैं, डिनर भी बाहर करेंगे। उसने ऐसे कहा जैसे दोनों में बहुत मोहब्बत हो, दोस्ती हो। आप क्या बाहर ही घूमते रहते हैं? वो उस पर मीठा सा तंज कर गई थी। वो मुस्कुराता हुआ उसका हाथ छोड़ गया कि उसे उसका तंज बहुत भाया था। कर लें चेंज? वो उसे खड़ा देखकर बोला था। करने जा रही हूँ, जैसे आप ना कहते तो मैं करती ही ना। गुस्से से कहती वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। हाथ पॉकेट में डालते वो उसके कमरे से निकल गया था। वहां से होता वो किचन में आया। वहां पड़े शॉपर्स देखकर वो बेसाख्ता उनकी तरफ बढ़ा था। एक शॉपर्स में सब्जियां थी तो दूसरे में छोटे छोटे 2 डब्बे थे जो उसी रेस्टोरेंट से उसने लिए थे। एक में बिरयानी तो दूसरे में 2 कबाब, एक सैंडविच और थोड़ा सा सैलेड था। एक मुस्कुराहट उसके होंठों पर आई थी। पीछे से आती कदमों की आवाज़ पर उसने पलट कर देखा, जहाँ वो काले सूट में मलबूस उसे घूर रही थी। बस चेक किया कि खाया तो नहीं। वो उसकी घुरी का मतलब समझता वजाहत कर गया था। आई नो, लंच तो आप कर ही आए होंगे। डब्बे फ्रिज में रखती वो तंज करने से पास नहीं आ रही थी। आप मेरे साथ मेरे घर चल रही हैं या नहीं? वो फिर से अपने असल मकसद की तरफ आया था। मावा ने पलटकर उसे देखा। 2 रातें उसने किस तरह गुजारी थी ये वही जानती थी। सारी सारी रात बैठे रहना, मामूली से खड़ाक पर जान लबों को आ जाती थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी वो शख्स उसके घर का पहरा सारी रात देता रहा था। मावा, आप चलेंगी या नहीं? उसने संजीदगी से पूछा। किस हक से? उसने जवाबन उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। वो साख्त हुआ था उसके सवाल पर। वो क्या कहता भाई से? वो इस लड़की को किस हक से इस घर में लाया है? वो जितना नरम था उससे ज़्यादा सख्त भी था। वो जानता था वो उसे कभी माफ़ ना करता उसके खुफिया निकाह के बारे में जानकर।
वो गहरी सांस लेता पहली बार उसके हाथों को थाम कर 2-3 कदम उसके करीब आया था, इतना कि मावा को उसका चेहरा अपने चेहरे के बहुत करीब महसूस हुआ था। वो सांस रोके उसके नकुश को देख रही थी जो बहुत बारीक और तीखे थे। वो यकीनन अगर काला ना होता तो मावा से ज्यादा खूबसूरत होता। मावा, मैं चाहता हूँ अभी इस रिश्ते को जाहिर ना किया जाए। जब दादा जान सेहतयाब हों तो वो इस रिश्ते को भाई से शेयर करें। मैं भाई को अभी नहीं बता सकता मावा, लेकिन वो आपके इस घर में रहने पर एतराज़ नहीं करेंगे। आप वहाँ रहेंगी तो मुझे कोई टेंशन नहीं होगी, आप सेव रहेंगी। मावा, आप मेरी बात मान कर देखें, मेरे साथ मेरे घर चलें, वहाँ आपका दिल भी लगा रहेगा। वो उसके हाथों को देखता धीमे लहजे में उसे समझा रहा था, जबकि मावा की भी नज़रें उसके हाथों पर थीं। तो क्या आप चलेंगी मेरे साथ? वो अब उसकी आंखों में देखते पूछ रहा था। वो गहरी सांस लेती सर हाँ में हिला गई। वो मुस्कुराया। मावा, क्या मैं आपको एक हग कर सकता हूँ? वो बहुत संजीदगी से पूछ रहा था। मावा का दिल धड़कना भूल चुका था। वो सरस से हाथ खींचती पीछे हुई थी। मैं पैकिंग कर लूँ? बालों की लट कान के पीछे करती नजरें झुकाए वो वहां से तेजी से निकली थी। वो अब्रू झुकाए पुष्ट शल से अटका गया था। कमरे में आती वो दिल पर हाथ रखकर सरस से बेड पर बैठी। कुछ देर बैठकर खुद को रिलैक्स करती वो खड़ी हुई। बैग निकाला, उसमें अपने रोजमर्रा के कपड़े, कुछ खास चीजें, और आखिर में उसके हाथ लहंगे की तरफ बढ़े थे जो पैक ही पड़ा रह गया था। वो जब बच्ची थी तो तब भी उसका गुलाबी सूट सिला ही पड़ा रह गया था और अब भी उसका लहंगा ऐसे ही पड़ा था। क्या उसकी किस्मत में दुल्हन बनना नहीं लिखा था? ब्राइडल सूट पर हाथ फेरती वो अफसरदगी से मुस्कुराई थी। फिर वो सूट भी बैग में रख गई थी। पता नहीं क्यों उसका दिल उसे वहां छोड़ने को नहीं चाहा था। दादा जान की किताब, उनका चश्मा, एक तस्वीर भी वो बैग के अंदर रखती। जिप बंद करती, बैग नीचे रखती, खुद पर बड़ी सी ब्लैक चादर लेकर उसी का निकाब करके वो बाहर आई थी। मरजान सारे घर की खिड़कियां, रूम्स वगैरह बंद कर रहा था। बी रेडी? वो कमरे वगैरह बंद करता उसकी तरफ आते हुए पूछ रहा था। बिना सर उठाए वो सर में हाँ में हिला गई थी। एक अलविदाई नज़र घर पर डालकर वो उसके साथ घर से निकल गई थी। असमन यार ने कहर भरी नज़रों से मरजान को दूर होती गाड़ी को देखा था। कब तक बचाओगे इसे मुझसे? वो तन से मुस्कुराते हुए बोला था। काशान बाहर लॉन में बैठा शाम की चाय पी रहा था जब लबा उसकी गोद में आकर बैठी थी। क्या बात है बेटे? वो उसके बाल उसके चेहरे से पीछे करते हुए पूछ रहा था। बाबा, आपकी बीवी ना बहुत खराब है, उसने मासूमियत से कहा। उस तरफ आती पनाह के कान खड़े होते अपने जिक्र पर, जबकि काशान ने परेशानी से बेटी को देखा। क्या उसने आपको मारा या डांटा? वो संजीदगी से पूछ रहा था। नहीं डैड, मेरा मतलब है कोई काम नहीं करती, सारा सारा दिन बस खाती और लेटी रहती हैं, और तो और टीवी पर हॉरर मूवीज देखती रहती हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरे साथ खेलें तो कहती हैं मैं कोई बच्ची हूँ, अगर कहूँ कि कुछ खाने के लिए बना दें तो कहती हैं मैं कोई मुलाजमा हूँ, और अगर कहूँ कि ये सवाल समझा दें तो पता है क्या कहती हैं? वो संजीदगी से बेटी को देख रहा था, जबकि पनाह को रचकर गुस्सा आया था। भला ये किसी सास से कम थी? छोटी फसातन। वो गुस्से से लाल पीली हो गई थी। कहती हैं मैं तो बहुत नालायक थी, मुझे कहाँ आता है कुछ पढ़ना लिखना। वो मासूमियत से उसकी सारी शिकायतें आज बाप से लगा रही थी। पनाह उसे वापस पलटता देख वो गुस्से से उसे पुकार गया था। वो दांत पीसती पलटी थी। इधर आओ जरा, उसे वहीं जमा देख वो सर्द लहजे में बोला था। लबा को घूरती वो उनके करीब आई थी। लबा ने भी जवाबन तन से उसे देखा था। लबा का ख्याल रखने के लिए लाया था मैं दूसरी बीवी, समझी? वरना मुझे कोई शौक नहीं था किसी बीवी शीवी का। सुन रही हो? उसे इर्द गिर्द देखते देख वो भुन्ना कर बोला था। कानों से सुनती हूँ, चेहरे से नहीं, और कान मेरे सुन रहे हैं। वो भी जवाबन तंज कर गई थी। आइंदा मुझे तुम्हारी कोई शिकायत ना मिले, समझी तुम? नहीं समझी, मेरा मतलब है समझ गई हूँ। मुंह से बेसाख्ता निकल गया था, लेकिन उसे गुस्से से घुरता देख वो जुबान दांतों में दबाती जल्दी से तस्हीह कर गई। तुम्हारे लिए बेहतर भी यही होगा। उसके गुस्से से कहने पर उसका दिल किया रखकर एक घूंसा दोनों बाप बेटी के मुंह पर मार दे। मैं नौकरानी हूँ, जो दिल करेगा वही करूंगी। इन दोनों को देखती वो दिल ही दिल में बेचौताब खाकर रह गई। तभी गाड़ी के हारन पर चौकीदार ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। काशान ने कप टेबल पर रखकर मरजान की ब्लैक गाड़ी को गुस्से से देखा कि वो कब से उसे फ़ोन कर रहा था और वो था कि उठा ही नहीं रहा था। इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग से अचानक वो गायब हो चुका था। कितना नुकसान हो चुका था उसकी लापरवाही से। गाड़ी से निकलता वो दूसरी साइड पर आया, डोर खोले वो उसके निकलने का इंतज़ार था। नर्वस सी वो बाहर निकली थी। काशान ने हैरत से उसे किसी लड़की के साथ देखा था। मावा घबराओ नहीं, मैं हूं ना। उसके हाथों में पसीने देखकर वो नरमी से उसे समझाता उसे लिए काशान की तरफ आया था। वो दोनों हाथ पॉकेट में डाले मरजान को खोजती नजरों से देख रहा था, जबकि पनाह को वो मावा जैसी लगी थी। क्या ये मावा है? लेकिन ये इनके साथ क्यों आएगी? वो परेशानी से उसके झुके चेहरे को देखती बुड़बुड़ाई थी। भाई, ये हशमत दादा की पोती जन्नत मावा है। दादा की कंडीशन के बारे में मैंने आपको बताया था ना, ये अकेली नहीं रह सकती। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दादा ने मुझे सौंपी थी। उसने गहरी सांस खारिज करके भाई की खोजती नजरों में जवाब दिया था। काशान ने उसके झुके सर को देखकर उसके हुलियों को देखा, जो ब्लैक सूट पर ब्लैक की बड़ी सी चादर का नकाब किए हुए थी। ठीक है, कोई बात नहीं,
तुम से मुझे ज़रा दूसरी बात करनी है, ज़रा स्टडी रूम में आना, उसे सर्द लहजे में कहते वो अंदर की तरफ बढ़ गया। मरजान को खतरे की घंटियां अपने चारों तरफ बजती महसूस हुई थी। आज तो ज़बरदस्त डांट पड़ने वाली थी। लब भींच कर वो सोच कर रह गया। चाचू ये कौन है? लबा उस लड़की को देखती इश्तियाक से पूछ रही थी। ये आपकी नई फ्रेंड है, उसने उसे बाहों में उठाते हुए प्यार से उसे बताया था। हेलो फ्रेंड। लबा के हाथ बढ़ाने पर उसने भी मुस्कुराकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाया था। फिर सामने खड़ी लड़की को देखकर वो साख्त हुई। पनाह पनाह भी उसे पहचान चुकी थी। वो मावा ही थी, उसकी जिन जान मावा। मावा उसकी तरफ बढ़ती वो तेज लहजे में बोलती, झट से उसके गले लगी थी। मावा उसके वजूद को बाहों में महसूस करती रोती थी। कितना कुछ सहा था उसने अकेले ही। काश पनाह उसके साथ होती तो उसे कितनी हिम्मत मिलती। क्या हुआ है दादा जान को, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? और तुम्हारी तो शादी थी ना, फिर यहाँ कैसे? मावा मेरा तो दिल हौल रहा है, उसके हाथ पकड़ती वो बेचैनी से बोली थी। मावा की आंखें तेजी से भीगने लगी थीं। भाभी आप इन्हें अपने साथ वाले रूम में ले जाएं, थक गई होंगी ये। मरजान ने परेशानी से उसका थका चेहरा देखकर पनाह को मुखातिब किया। पनाह आंखें साफ करती उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर की तरफ ले गई थी। चाचू ये पनाह मामा मेरी इस फ्रेंड को मुझसे छीन तो नहीं लेंगी ना? लबा ने चाचू की तरफ चेहरा करते हुए पूछा। नहीं मेरी जान की फ्रेंड, उससे कोई नहीं छीनेगा। उसके गालों को चूमता वो मोहब्बत और शफकत से बोला था। उसकी मोहब्बत पर वो खिली थी। चाचू इतने दिन हो गए हैं आपने आइसक्रीम नहीं खिलाई मुझे, मैं अभी अपनी जान को खिलाकर लाता हूँ, अब खुश? उसे गाड़ी की तरफ लेकर बढ़ते वो बोला था। मरजान मैंने तुमसे कुछ कहा था। ऊपर बालकनी में खड़े काशान ने दांत पीसकर उसे मुखातिब किया था। भाई आधे घंटे तक आता हूँ मैं। बिना उन्हें देखे वो उजलत से कहता। लबा को जल्दी से गाड़ी में बिठाकर वहाँ से निकला था। तुम ज़रा घर तो आओ, फिर बताता हूँ तुम्हें मैं, काशान ने गुस्से से कहा। उसका बहाना वो अच्छे से समझता था। मावा तुम यहाँ कैसे, और वो भी मरजान के साथ? पनाह ने उसे बेड पर बिठाते हैरत से पूछा। मावा की आंखें तेजी से भीगने लगी थी। फिर वो रुकी नहीं, सब कुछ उसे बता दिया सिवाय अपने निकाह के। ओ अल्लाह मावा, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे बताया नहीं, और अम्मी ने भी नहीं बताया। तुम कैसे इतना कुछ अकेले फेस करती रही? मैं ही बुरी हूँ, तुम्हारी खबर ही नहीं ली, दादा जान की खबर नहीं ली। मावा तुम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मावा के हाथ थामती वो भराए हुए लहजे में बोलती। मावा को भी रुला गई थी। पन्हा डोंट टू क्राई यार, वैसे भी किस्मत में ऐसे ही लिखा है, ये होना ही था, और तुम खुद को बुरा मत कहो। तुम्हें कौन सा पता था? अगर होता तो क्या तुम मुझसे मिलती नहीं? वो उसके हाथों को पकड़कर मजबूती से कहते हुए पूछने लगी। पनाह हाँ में सर हिलाते उसके कंधे से लगी। दादा जान ठीक हो जाएंगे, देखना तुम, और वो तो तुम्हारे बच्चों को भी खिलाएंगे। पनाह के मुस्कुराते लहजे पर उसका दिल धड़का था। फिर मुक्का उसके कंधे पर दे मारा। ओ माय गॉड मावा तुम शर्मा रही हो? पनाह की शरारत से पूछने पर वो उसे घूरने लगी। तुम मुझे बताओ, तुमने मुंह क्यों छुपा रखा था बाहर? मावा ने याद आने पर हैरत से पूछा। अरे काशान अलवी से ये वही है जिससे 3-4 बार मेरी झड़प हुई थी। उसे अगर मुंह दिखाया ना तो मुझे कच्चा चबा जाएगा, 1 मिनट में इस घर से बाहर कर देगा। मुझ बेचारी को बस जब तक यहाँ हूँ मुंह छुपा कर रहना पड़ेगा, पनाह ने गुस्से से कहा, जबकि मावा हैरत से उसे देख रही थी। पनाह तुम सच कह रही हो? तुमने एक बार भी उन्हें चेहरा नहीं दिखाया, और उन्होंने भी देखने की जिद नहीं की क्या? मावा ने हैरत से पूछा। 2-3 बार उन्होंने कोशिश की देखने की, लेकिन फिर हर बार चिकनी मछली की तरह हाथ से फिसल गई। ये चेहरा वो तभी देख सकते हैं जब पनाह दी डॉन चाहेगी। मैं कोई फालतू हूँ जो चेहरा दिखाती फिरूं? वो गर्दन अकड़ाकर खुद को शाबाशी देते हुए बोली थी। पनाह तुम नहीं सुधरोगी, मावा ने तासुब से कहा। जो सुधर जाए वो पनाह है भी नहीं। पनाह की मकरूरियत से कहने पर वो मुस्कुराकर रह गई थी कि वो पनाह को देखकर बहुत खुश थी। दिल में इत्मीनान सा छा गया था कि किसी अपने को अपने इतने करीब देखकर। जब मैंने कहा था इस मीटिंग को तुम देखोगे, क्लाइंट को डील तुम करोगे, तो क्यों एन मौके पर गायब हुए? चलो गायब तो हुए, फ़ोन क्यों नहीं उठाया मेरा? काशान के गुस्से से पूछने पर उसने एक बार भी भाई के सामने सर नहीं उठाया था। मरजान मैं तुमसे मुखातिब हूँ, जवाब दो, कहाँ थे तुम? क्या अपने दादा जान के पास थे? अगर थे तो फ़ोन क्यों रिसीव नहीं किया? पता है कितने नुकसान हुआ है, चलो नुकसान को मारो गोली। अगर इमरजेंसी हो गई तो क्या करेगा कोई? तुम तो ऐसे ही फ़ोन बंद करके बैठे रहोगे। वो उसे घूरते हुए गुस्से से बास परस कर रहा था। उसने एक बार भी झुका सर नहीं उठाया था, जिस पर काशान को और गुस्सा आ रहा था। सॉरी भाई, वो इत्मीनान भरे लहजे में बोला था। काशान ने गहरी सांस ली, मतलब वो बाज नहीं आएगा। बाबा और उसके लाड प्यार ने इसे थोड़ा लापरवाह बना दिया था। क्या किया जा सकता था? इधर आओ, उसे गले लगाता वो अब की दफ़ा नरम लहजे में बोला था। जहाँ जाना होता है बता कर जाया करो मरजान, मुझे परेशानी होती है। या फिर फ़ोन अटेंड करके बंदा खैरियत की ही इतला दे देता है। जब तुम फ़ोन नहीं उठाते तो मुझसे पूछो मैं कितना परेशान हो जाता हूँ। उसे हनूस सीने से लगाए वो मोहब्बत और शफ़क़त से बोल रहा था। उसने आज तक मरजान को एक बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी। वो उसका बाप, भाई, दोस्त सब कुछ तो था। कोई उससे उसके काले रंग की वजह से ख़ास दोस्ती नहीं करता था, और मरजान को अपने भाई के होते हुए दोस्तों की कोई ख़ास ज़रूरत भी तो नहीं थी।
दरवाजे के पास खड़ी पनाह हैरत से उन्हें देख रही थी। भला कहाँ आजकल भाइयों में इतनी मोहब्बत देखने को मिलती है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे एक बाप और बेटा हो। सीने पर हाथ बांधे उन्हें देखकर वो वहां से चलती बनी। काशान ने चौंक कर उसके लहराते पीले दुपट्टे को देखा था। उसे नींद नहीं आ रही थी, शायद नई जगह होने की वजह से वो झुंझलाकर उठ बैठी। 0 वाट का बल्ब जलाकर वो उठकर खिड़की की ओर हल्का सा खोले। बाहर चांदनी रात का वसूं था। चांदनी रात में दूर तक वीरान सड़क पर चलना उसे बहुत पसंद था, लेकिन ये ख्वाहिश अधूरी ही थी अभी तक। खिड़की बंद करके वो अपना बैग खोलकर कपड़े कबर्ड में रखने लगी। ब्राइडल सूट वाला डब्बा उसने इश्तियाक से खोला था। क्या ये ऐसे ही पड़ा रह जाएगा? गुलाबी सूट पर हाथ फेरती वो मायूसी से बोलती चौंकी थी। कुछ सोचकर वो मिरर के सामने आई थी। दुपट्टा खोलकर सर पर अटकाया था। गुलाबी कामदार दुपट्टा उसकी सफेद रंगत पर बहुत जचा था। पलटकर लहंगे वाला डब्बा देखती वो कुछ सोचकर लहंगा कुर्ती उठाती हुई वॉशरूम में चली गई थी। पहनकर बाहर आती वो सीधा मिरर के आगे आई थी। बिना किसी मेकअप ज्वेलरी के सिर्फ लहंगा पहनकर ही वो खूबसूरत लग रही थी। हल्की मुस्कान से खुद को देखती। सर पर दुपट्टा अटकाकर वो संजीदा हुई थी। चेहरे पर बेरौनकी सी छा गई थी। ना भाई, ना बहन, ना माँ बाप, एक दादा हैं, वो भी दूर हो गए हैं। कितनी अकेली हूं ना मैं। अफसुर्दगी से सोचती वो चौंकी थी। उसके कमरे का डोर हल्का सा नॉक हुआ था। वो घबरा कर पलटी थी। इस टाइम कौन हो सकता है? वो परेशानी से बुड़बड़ाई थी। मावा, आप अभी तक जाग रही हैं? नहीं तो। उसकी धीमी आवाज़ पर वो बेसाख्ता बोल उठी थी, फिर लबों पर हाथ रख गई। मावा, क्या जरूरत थी बोलने की? तुम हो ही डफर। 1 मिनट के लिए दरवाज़ा खोलें जरा। उसकी धीमी आवाज़ पर लब काटती वो शशोपन में पड़ गई। अब लहंगे में वो उसके सामने नहीं आ सकती थी ना। आपको क्या कहना है? मैं असल में लेटी हूँ तो दरवाज़ा नहीं खोल सकती, सर्दी लग रही है। वो धीमा सा बोली थी। ओ, मैं आपके लिए चाय लाया था, आपने शाम को पी नहीं तो इसलिए ले आया। वो चाय के नाम पर भागकर दरवाजे के पास आई थी, फिर रुक गई। बेड पर पड़े कंबल को देखकर उसे फट से एक प्लान आया था। कंबल उठाकर अच्छे से अपने इर्द गिर्द लपेटती हुई वो तैयार थी दरवाज़ा खोलने के लिए। जी। थोड़ा सा डोर खोले वो तकरीबन दरवाजे के पीछे थी। सिर्फ चेहरा था थोड़ा सा जो मरजान अलवी को दिखा था। उसने अबरू झुकाकर उसे देखा। क्या आपको ज़्यादा सर्दी लग रही है? उसने तशवीश से पूछा। उसने जल्दी से सर हिला दिया। हीटर ऑन कर दूं? वो पूछ रहा था, लेकिन उसकी तो जान पर बनी हुई थी। आप चाय दे दें, फिर मुझे सर्दी नहीं लगेगी। उसने परेशानी से चाय लिए कहा, जो तकरीबन ठंडी हो गई थी। मरजान ने सर हिलाकर ट्रे उसकी तरफ बढ़ाया। गहरा सांस लेकर ट्रे लेकर डोर बंद कर दिया। उफ, बच गई यार। रिलैक्स सी सांस खारिज करके कहती वो अपने ध्यान में चली थी जब उसका पैर कंबल से उलझा था और वो मुंह के बल नीचे गिरी थी। ये इतना अचानक हुआ था कि उसे समझने का मौका ही ना मिला। वो चीख उठी थी। चाय का कप उसका हाथ चला गया था। अभी चाय अच्छी खासी गर्म थी। मरजान जो अभी दरवाजे से थोड़ा ही दूर हुआ था, उसकी चीख पर परेशानी से वो भागकर उसके कमरे में आया था। उसने डोर बस बंद किया था, लॉक नहीं। वो सरस से झुककर उसे उठाने बैठा था। वो शर्म और तकलीफ से उठकर बैठी थी। मावा, तुम ठीक हो? कैसे गिरी तुम? वो उसका हाथ थामे परेशानी से बोल रहा था, लेकिन फिर वो चौंका कि कंबल उसके वजूद से हट चुका था। गुलाबी लहंगे कुर्ती में मलबूस वो लड़की सुर्ख चेहरे से उसे ही देख रही थी, जो हैरत भरी नज़रों से मावा के ड्रेस को देख रहा था। मावा, ये ड्रेस? वो चौंक कर हैरानी से पूछ रहा था। मावा दुपट्टा ठीक से सर पर लेती हुई जी भरकर शर्मिंदा हुई थी। ये समझेगा मुझे दुल्हन बनने का कितना शौक है। उफ, मावा, क्या ज़रूरत थी पहने की? तुम ना डफर ही रहोगी। वो दिल ही दिल में खूब खुद पर गुस्सा हुई थी। ये मैंने पहना नहीं है, वो बौखलाकर बोली थी, जिस पर मरजान के होंठों पर हल्की सी मुस्कान रक्स हुई थी। तो फिर क्या आपके भूत ने पहना है? वो उसे खड़े करते हुए पहली बार शरारत से बोला था। नहीं, मेरा मतलब था कि बस साइज वगैरह चेक कर रही थी, वापस करना है ना तो इसलिए। जो मुंह में आया वो बोल गई थी, लेकिन पछता भी खूब रही थी। वापस क्यों करना है? आई थिंक इसकी पेमेंट तो हो चुकी है ना? वो संजीदगी से पूछ रहा था। उसे कैसे पता इसकी पेमेंट हो चुकी है? उसे देखती वो सोच कर रह गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा इसे ट्राई कर लो। वो गहरी सांस लेती सच कह गई थी। वो उसका हाथ थामते हुए मुस्कुराया। मावा उसे ही देख रही थी। उसके लम्स से दिल अजीब सा धड़का था। मावा, ये आपका था, आप जब चाहें इसे पहन सकते हैं। इसमें शर्मिंदगी या वजाहत देने की ज़रूरत नहीं थी। उसके सफ़ेद हाथ हाथों में लिए उसने देखते हुए धीमे से बोला था। मावा रिलैक्स होती उसके हाथ से हाथ खींच गई, जिस पर वो संजीदगी से उसे देखने लगा। वो सर झुका गई थी। मावा, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी थी? वो उसके हाथ को देखते हुए पूछ रहा था। नहीं, वो कंबल भारी था ना तो इसलिए चोट नहीं लगी। आप परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो उसे रिलैक्स करते हुए ठटकी थी। मावा ने परेशानी से उसे देखा। वो उसे परेशान देखकर हंसी पर बंद बांध गया। आप हंस क्यों नहीं हैं? मावा ने हैरत से पूछा। वो उसे देखता उसके करीब आया था। मावा ने ठटक कर उसे अपने इतने करीब देखा था। ऐसे ही एक जोक याद आ गया। अब वो क्या कहता कि मावा, मुझे तुम पर हंसी आई थी, तुम्हारे झूठ पर, तुम्हारी दिलचस्प हरकत पर। वो कह नहीं सका।
लेकिन शायद मावा समझ गई थी उसकी मुस्कुराहट का मतलब। मुझे नींद आ रही है, वो 2-3 कदम पीछे होते हुए बोली थी। वो चमकती आंखों से उसका सरापा देखते सर हिला गया। मावा ने जब से उसे देखा, क्योंकि वो सर हिलाने के बाद वहां से एक कदम नहीं हटा था, और तो और नजरें उसके खूबसूरत सरापे पर थीं। तो फिर आप जाएं, वो झुंझलाई थी। गुड नाइट, वो गंभीर आवाज में कहता उस पर एक अलविदाई नजर डालते हुए कमरे से निकल गया। भागकर दरवाजा बंद करती धड़कते सीने पर हाथ रखकर वो खुद को रिलैक्स करने लगी। क्या जरूरत है ये पहनने की, क्या सोच रहा होगा वो मेरे बारे में। वो ड्रेस को देखती खुद पर गुस्सा हुई थी। थोड़ी देर बाद वो उसी ड्रेस मैच सो गई थी। उसे लगा अब तो कोई नहीं आएगा। खिड़की खुली थी। वो धीरे से खिड़की की राह से उसके कमरे में आता उसके बेड के करीब आया था। वो दुपट्टा खुद पर अच्छे से ओढ़े सो रही थी। होंठ नींबा थे, गहरी सांसों का शोर मरजान अलवी के होंठों पर दिलकश तबस्सुम ले आया था। सुबह नाश्ते पर मुलाजमा उसे बुला लाई थी। वो झिझकते हुए नाश्ते पर आई थी। काशान अलवी, पनाह और लबा ही थे। मरजान अभी नहीं आया था। अस्सलाम वालेकुम, वो काशान से बोली थी। वालेकुम अस्सलाम, बैठो नाश्ता करो, वो कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए बोला। वो पनाह को देखती बैठ गई थी। पनाह ने एक साफ प्लेट पकड़ी, उसमें हाफ पराठा, सब्जी, बॉइल्ड एग और थोड़ा सा सलाद रखने लगी। काशान ने हैरत से भरी प्लेट को देखकर उसे देखा, जो अभी भी चीज़ों का जायजा ले रही थी। शायद कुछ और तलाश कर रही थी वो। ये लो, काशान ने उसकी तरफ दही का प्याला बढ़ाया था। शायद इसी की कमी थी। उसने मुस्कुराकर दही सरस से उसके हाथ से लिया, जबकि मावा ने उसे घूर कर देखा, पर वो कौन सा किसी की घुरी देख रही थी। काशान संजीदगी से ब्रेड का पीस मुंह में रखता उसे ही देख रहा था। ये लो और डट कर खाओ, तुम कमजोर हो गई हो, अपना ख्याल रखा करो। फुल भरी प्लेट को देखती वो हैरानी से पनाह को देख रही थी, जो उसे प्लेट पकड़ने का इशारा कर रही थी, जबकि काशान हैरत से पनाह और मावा को देख रहा था। इन दोनों में एक ही रात में इतनी गहरी दोस्ती कैसे हो गई। कॉफी का सिप लेता वो अपनी बेगम को देख रहा था, जो जबरदस्ती रोटी का टुकड़ा दही में डुबोकर मावा के मुंह में डाल रही थी। उफ, ये लड़की क्या चीज है। वो दांत पीस कर रह गया। लबा भी बाप की तरह पनाह के फपे कुटनियां देख रही थी। बाबा, और मुझे तो कभी जबरदस्ती नहीं खिलाया, वो मुंह बसोरे सोच रही थी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वो फ्रेश सा डाइनिंग हॉल में आता हुआ बोला था। वो भाई को देखते मुस्कुराया। गुड मॉर्निंग, काशान ने मोहब्बत से जवाब दिया। उसने एक नज़र मावा को देखा और मावा ने उसे। वो दोनों दूसरे ही लम्हे एक दूसरे से नजरें हटा गए। ऑफिस पहुंचो जल्दी, काशान कहता हुआ उजलत में कोट पकड़ता पनाह पर एक नज़र डालता हुआ वहां से निकल गया। पनाह ने उसके जाने के बाद सुख का सांस लिया था। चेहरे से मास्क हटाती वो खाने पर टूट पड़ी थी। चाचू, मुझे अपने हाथ से खिलाए ना, लबा ने चाचू से फरमाइश की। उसने मुस्कुराते हुए लबा को गोद में बिठाया। क्या खाना है मेरे बच्चे ने, वो देख मावा को रहा था। पूछ लबा से रहा था। दही में पराठा डीप करके खिलाए ना। पनाह को जचाती नज़रों से देखती वो चाचू से बोली थी। ओके माय बेबी, वो पराठा उसे खिलाता खुद कॉफ़ी पीने की कोशिश करने लगा। आओ मैं आपको खिला दूँ। पनाह ने आखिरकार उसकी तरफ हाथ बढ़ा ही दिए थे। लबा को लगा उसे सुनने में कोई गलती हुई है। लबा, आओ मैं खिलाऊं, उसने लबा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा। मावा मुस्कुराई। उसकी दोस्त को ख्याल आ ही गया था उस मासूम बच्ची का। वो दिल की बुरी नहीं थी, बस गुस्सा जाने में ज़रा टाइम लगता था। लबा झट उसकी गोद में बैठी थी। मावा, क्या आप दादा जान से मिलना चाहती हैं? कॉफ़ी ख़त्म करते वो अपनी जगह से खड़े होते हुए पूछ रहा था। मावा सर हिलाती खड़ी हुई थी। मैं भी चलूँ मावा? पनाह ने उसे देखते हुए पूछा। तुम लबा के साथ वक्त गुजारो, इसे आज छुट्टी है ना, तुम कल चली जाना, मावा कहती उसके पीछे लपकी, जो दरवाजे तक पहुंच चुका था। पनाह ने चौंक कर दरवाजे की जानिब देखा, जहां मुसलसल बेल बज रही थी। इस टाइम कौन हो सकता है भला? वो बुड़बुड़ाती हुई दरवाजे की जानिब बढ़ी थी। कौन हो भाई, सब्र करो ज़रा, क्या अब दरवाज़ा तोड़ोगे? दरवाज़ा खुलती वो साथ साथ बुड़बुड़ा भी रही थी, लेकिन सामने खड़ी शख्सियत को देखकर वो साख्त रह गई थी। तुम? वो हैरत से बुड़बुड़ाई थी। दादा जान को देखकर उनके पास कुछ देर बैठकर वो मरजान के साथ ही वहां से निकल आई थी। उसकी सुर्ख आंखें देखकर मरजान ने होंठ भींजे थे। मावा, आपको एक खास जगह लेकर जाना चाहता हूँ, क्या आप चलेंगी? गाड़ी रिवर्स करते वो उसे धीमे लहजे में पूछ रहा था। मावा कुछ नहीं बोली। वो उसकी खामोशी का मतलब हाँ समझता। गाड़ी एक मुखालिफ सिमत जाती सड़क पर डाल गया था। मावा खिड़की से बाहर देखती उदास सी थी। आ जाए बाहर मावा, गाड़ी रोकता उसका डोर खोले वो उससे मुखातिब था। और मावा गहरा सांस लेती बाहर आई। वो इर्द गिर्द देखते हुए चौंकी थी। दूर दूर तक कोई इंसान, कोई आबादी नहीं थी। सिर्फ एक ही इकलौता घर था, जो काफ़ी पुराना लग रहा था, जैसे कई सालों से इस पर तवज्जो ही ना दी गई हो। घर की दीवारें सेलन से काली पड़ चुकी थी। लकड़ी का दरवाज़ा, उस पर बहुत बड़ा ताला लगा हुआ था। इस दरवाजे को तो एक टांग रसीद करने की देर थी, दरवाज़ा टूटकर दूर जा पड़ता। फिर इतने भारी ताले का मतलब वो समझ ना सकी। हम यहाँ क्यों आए हैं? वो उसे ताला खोलते देख हैरत से पूछने लगी। ऐसे ही, बस आपके साथ कुछ वक्त स्पेंड करना चाह रहा था मैं, उसके बड़े आराम से कहे फिक्रे मावा के छक्के छुड़ा गए थे। वो हैरत से उसे देखने लगी, जो उसे अंदर आने का इशारा कर रहा था। आओ मावा,
वो हाथ से उसे अंदर आने का इशारा कर रहा था। मावा प्लीज कम ऑन, अब कि वो संजीदगी से बोला था। मावा ने गहरी सांस ली और अंदर के लिए कदम बढ़ा दिए थे। अंदर आकर वो हैरत ज़दा हो गई। घर में हर जगह जाले, धूल, मिट्टी वाफिर मिकदार में थी। सारा घर सेलन ज़दा था। अजीब सी स्मेल आ रही थी। हम यहाँ क्यों आए हैं, वो परेशानी से पूछ रही थी। ऐसे ही जब मैं ज़्यादा परेशान होता हूँ तो यहाँ चला आता हूँ, वो उसके करीब आते हुए बोला। फ़ोन मुसलसल वाइब्रेट हो रहा था, लेकिन वो इग्नोर कर रहा था कि फ़ोन मन्नत अली का था। मावा ने नाक चढ़ाकर इर्द गिर्द देखा। अजीब डरावनी जगह थी। वो जो मुंह बनाकर इर्द गिर्द देख रही थी, उसे देखकर चौंकी कि उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो हैरानी से उसकी आंखों में देख रही थी। जो काफी पास खड़ा उसे देख रहा था। मरजान, मुझे नहीं रहना यहाँ, चलो यहाँ से। उसका हाथ पकड़कर वो बाहर की तरफ जाते रास्ते की तरफ बढ़ी थी, लेकिन फिर रुकी कि उसका हाथ काफी सर्द था, ऐसे जैसे बर्फ हो। वो वहीं खड़ा उसे देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी वीरानी थी। मरजान, मुझे यहाँ से जाना है, वो डरे सहमे से लहजे में बोली थी। जवाबन वो मुस्कुराया था। कहाँ जाना है, वो उसके करीब आते हुए पूछ रहा था। घर, वो पीछे की तरफ खिसकते हुए बोली थी। वो बिना कुछ बोले मुस्कुराया। मावा परेशान हुई। मरजान, उसने जोर से उसका कंधा हिलाया था। वो उसके लफ्ज़ पर चौंक कर उसे देखने लगा। क्या हुआ, वो बेतासुर लहजे में पूछ रहा था। यहाँ से चलो, वो घबराते हुए बोली थी। लेकिन अगर तुम्हें यहाँ रहना पड़े तो, वो स्पाट से लगो लहजे में बोलता। मावा का दिल धड़का गया था। मावा हैरत से उसे देखती पीछे पीछे होती एकदम पलटती हुई बाहर की तरफ दौड़ी थी, जबकि वो मजबूत चाल चलता हुआ उसके पीछे चलने लगा। दरवाज़ा लॉक करके वो गाड़ी की तरफ आया। मावा गाड़ी में बैठी उसे ही देख रही थी। मावा, क्या तुम्हें ये घर पसंद नहीं आया, वो गाड़ी रिवर्स करते हुए बड़े आराम से पूछ रहा था। नहीं, वो सेफ्टी बेल्ट बांधते हुए बोली। वो मुस्कुरा दिया। वो उसकी अजीब सी मुस्कुराहट पर ठटक कर उसे देखने लगी। क्या ये नॉर्मल है, वो दिल ही दिल में बुड़बड़ाई थी, जबकि वो गाड़ी को घर जाते रास्ते पर डालता उसे देखकर अजीब सा मुस्कुराया था। अनीसा तुम, पनाह हैरत और सदमे से बोली थी। अनीसा रोती हुई एकदम से उसके गले लगी थी। पनाह ने हैरत से उसे अपने गले लगे देखा। पनाह, मुझे माफ़ कर दो यार, मेरी वजह से तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हुई, तुम्हें क्या क्या नहीं सहना पड़ा, वो उससे अलग होती हुई रोते हुए अंदाज में बोली। पनाह ने एकदम उससे उसके हाथ अपने हाथ से खींचा था। अब क्या लेने आई हो, यहाँ शर्म नहीं आई यहाँ आते हुए, हिम्मत है तुम्हारी एनी, वो गुस्से भरे लहजे में बोली थी। देखो पनाह, मैं जानती हूँ सबसे ज़्यादा तुम्हें सहना पड़ा है। एक अनजान शख्स से शादी कर दी गई, बिना तुम्हारी मर्जी के, सबकी डांट भी तुम्हें सहना पड़ी, इसलिए तो मैं तुमसे माफ़ी मांगने आई हूँ, वो दोबारा उसके हाथ थामते हुए बोली थी। पनाह ने ज़ोर से हाथ खींचे। देखो एनी, काशान आने वाले होंगे, बेहतर यही है कि तुम चली जाओ, वो कहते ही उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। वो दरवाज़ा खटखटाने लगी थी, लेकिन पनाह सर झटकती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। उफ, ये क्यों आ गई है अब, वो परेशानी से बुड़बड़ाई थी। मावा घर आकर भी परेशानी रही थी। मरजान को क्या हो गया था, वो बेचैनी से इधर उधर घूमती हुई सोच रही थी। वो घर किसका था, मरजान क्यों ले गया था मुझे वहाँ, उफ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसकी आंखें चमक रही थीं और चेहरे के तासरात भी तो अजीब थे। बेड पर बैठती वो बालों में उंगलियां फंसाए हुए बुड़बड़ाई थी। तभी वो चौंकी थी। बाहर से किसी के ऊंचा ऊंचा बोलने की आवाज़ आ रही थी। दुपट्टा सर पर ठीक से जमाती वो गैलरी में आई थी। नीचे कोई बहुत ही मॉडर्न लड़की खड़ी काशान से बातें कर रही थी। पास ही मरजान हाथ सीने पर बांधे स्पाट नजरें सामने की तरफ जमाए खड़ा था। ये तो वही रेस्टोरेंट वाली गर्ल है, मावा उस लड़की को गौर से देखते हुए खुद से बोली थी। वो लड़की डार्क ब्राउन बाल, आगे कांधों पर डाले गुलाबी टाइट्स, नीली ढीली ढाली शर्ट में मलबूस, वो लड़की देखने लायक थी। मरजान, मन्नत सच कह रही है, काशान ने उससे पूछा। भाई ये झूठ बोल रही है, वो सर्द मुस्कान होंठों पर जमाते हुए बोला। मन्नत और काशान ने हैरानी से उसे देखा था। मावा भी उलझी नज़रों से उनकी गुफ्तगू सुनने की कोशिश कर रही थी। मरजान, बास आ जा, वो तुम्हारी फियांसे है, तुम्हें चाहिए उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, और तुम हो के उसे इग्नोर करते हो। वो तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आई है, उसकी कदर करो मरजान। अब ना मैं सुनूँ तुम मन्नत को इग्नोर कर रहे हो, जाओ चेंज करके आओ और मन्नत को डिनर करवा कर लाओ। काशान के तीखे लहजे पर वो हनुस हाथ सीने पर बांधे हुए सर झुकाए खड़ा रहा। मरजान, आई थिंक मैंने कुछ कहा है तुमसे। काशान के दुष्ट लहजे पर वो उन्हें देखता ऊपर की तरफ देखने लगा, जहाँ मावा उसे ही दिख रही थी। मुझे भूख नहीं, वो देख मावा को रहा था, लेकिन सुना इन दोनों को रहा था। काशान ने लब भींचे, जबकि मन्नत ने उसे शिपाइती नजरों से देखा। तो तुम नहीं जाओगे, काशान ने सर्द लहजे में पूछा। वो जवाबन चुप रहा। नजर फिर एक बार वहां गई जहां अब वो नहीं थी। मरजान, जवाब दो, क्या तुम मन्नत को डिनर पर नहीं लेकर जाओगे, उन्होंने आखिरी बार पूछा था। नहीं, इन्हें देखकर कहता वो वहां से तेजी से निकला था। पीछे काशान और मन्नत को हक्का बक्का छोड़े। इसे क्या हो गया है, काशान परेशानी से बुड़बड़ाया था। देख रहे हैं आप, ये मुझे मेरी गलती की सजा इग्नोर करके मौत मार रहा है। गलती हुई तो क्या, अब मुझे ये माफ़ी मांगने पर भी माफ़ नहीं करेगा, काशान से भराए लहजे में कहती मुंह पर हाथ रखे वो वहां से भाग गई थी।
काशान ने होंठ भींचे थे। वो लड़का अजीब बिहेव क्यों कर रहा था? पहले तो उसने ऐसा रिएक्ट कभी नहीं दिया था। वो सोता हुआ स्टडी रूम की तरफ बढ़ गया। मावा ने चौंक कर उसे देखा। वो उसके कदमों में बैठा था। मावा ने हैरत से उसे देखा। जो उसके कदमों में बैठा उसके हाथ थाम गया था। तुम मुझसे नाराज हो? वो उसके हाथ की उंगलियां अपनी उंगलियों में उलझाते हुए मध्यम लहजे में पूछ रहा था। वो उसके कोके पर नजरें जमाए हुए था। मावा का चेहरा उसकी इस कदर महवियत पर सुर्ख पड़ा था। गुलाबी सूट पर सब्ज दुपट्टा सर पर लिए वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मावा ने सरस से सरनपी में हिलाकर हाथ खींचने की कोशिश की, जबकि वो और मजबूती से उसकी उंगलियां अपनी उंगलियों में उलझा गया था। मावा ने परेशानी से उसे देखा, जिसे शदीद बुखार था, कि हाथ उसके बहुत गर्म थे। मरजान, तुम ठीक हो? उसकी उंगली को अपनी कलाई पर देखते हुए वो उससे लरजते लहजे में पूछ रही थी। मावा, आपको वो घर पसंद आया? वो सर उठाए उसे पूछ रहा था। मावा ने होंठ भींचे, फिर नफी में सर हिला दिया। क्यों? उसने अजीब से लहजे में पूछा। मावा ने उलझी नजरों से उसे देखा। मावा, आप जानती हैं आप क्यों मुझे अच्छी लगने लगी हैं? अच्छी ही कहूँगा, मोहब्बत नहीं है अभी, और मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं। वो उसकी आंखों में आंखें डाले कह रहा था। मावा को पहले से काफी बदला बदला लग रहा था। अब वो उसकी गर्दन में मौजूद ब्राउन तिल को देख रहा था। मावा ने भी उसके स्याह नकुश को बहुत गौर से देखा था। उसकी ब्राउन आंखें बुझी थीं, खूबसूरत सतवा नाक, नीचे कटाव वाले होंठ। उस लड़के में कुछ तो खास था, लेकिन इसमें खास क्या था? मावा को ऐसा लगा उसका वजूद उसे खुद में खींच रहा हो। मावा को खुद को गौर से देखता देख वो खड़ा होते सरस से वहां से निकला था। पीछे मावा साख्त सी बैठी रह गई थी, खाली आंखों से अपनी उंगलियों को देखने लगी, जो कुछ सेकंड पहले उसकी उंगलियों में ऐसे थी जैसे इन उंगलियों में प्रोई हुई हो। पनाह किचन की लाइट बंद करती डोर की तरफ बढ़ी थी जब काशान के चौड़े सीने से वो जोर से टकराई थी। लाइट बंद थी और पनाह के मुंह पर नकाब भी नहीं था। वो उसके सीने पर हाथ रखे बौखलाकर उसे देख रही थी, जबकि वो अंधेरे में नजर आते उसके धुंधले धुंधले नकुश को देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे इस लड़की को उसने कहीं देखा है। इससे पहले वो पीछे होती। काशान ने सरस से उसके हाथों पर दबाव डालकर रोका। क्यों चेहरा छुपाती हो मुझसे? वो संजीदगी से पूछ रहा था। वो गला तर करती उससे दूर होने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसने उसे और अपने पास किया कि पनाह की जान हवा हुई थी। कुछ पूछा है मैंने? वो तीखे लहजे में उसे पूछ रहा था। मुझे आप अच्छे नहीं लगते। वो आंखें नीचे एक ही सांस में बोल गई थी और फिर सरस से जुबान को लगाम भी दी, लेकिन क्या फायदा? मुंह से अल्फाज निकल चुके थे। ओह सीरियसली? वो अब्रू उचकाए तंज से पूछ रहा था। नहीं, मेरा मतलब था कि आप। इससे पहले वो फिर कुछ उल्टा सीधा बोलती। काशान ने उसके होंठों पर उंगली रखी थी। पनाह ने हैरत से नजरें झुकाकर होंठों पर धरी उंगली देखी थी। चुप, एकदम चुप। तुम्हारी टर्टर सुनने के लिए मेरे पास फालतू वक्त नहीं है और ना ही दिमाग है। और याद रखो, मैं तुम्हारा शौहर और तुम मेरी बीवी हो, तो मेरे कुछ तुम पर हकूक हैं जिनसे तुम भाग नहीं सकती। माई डियर नकाबपोश वाइफ। उसकी कमर के गिर्द पकड़ मजबूत करते हुए वो चालाकी से बोला था कि पनाह का वजूद उसकी बाहों में साख्त हुआ था। मुझे नींद आ रही है, सोना है। वो उसकी बाहों का हिसार तोड़ने की कोशिश करते हुए बौखलाते लहजे में बोली थी। वो जवाबन चुप रहा और उसे देखता रहा। ये भी टॉर्चर करने का एक नया स्टाइल ढूंढा था उसने। तो सो जाओ, उसने गंभीर लहजे में कहा। लानत है पनाह, तुम पर क्या जरूरत थी इस टाइम किचन में आने की? दुर्फिटे मुंह तेरी बेवक्त भूख पर। वो जी भर कर खुद पर गुस्सा हुई थी। क्या मैं खड़ी खड़ी सो जाऊं? माफ कीजिएगा, ये क्वालिटी मुझ में नहीं है, वो तुनक कर बोली थी। वो पहली बार मुस्कुराया था। पनाह ने अंधेरे में उसकी मुस्कान नहीं देखी थी। तुम आज मेरे कमरे में सो जाओ, वो उसके बाल चेहरे से पीछे करते हुए बोला था। पनाह को रच कर गुस्सा आया था। अल्लाह, कैसा ठरकी शौहर मिला है मुझे। उफ, मैंने तो आज तक कभी ठरक नहीं झाड़ा था किसी पर। फिर शौहर किस पर चला गया? मेरा मतलब है मुझे क्यों मिला ये? वो दिल ही दिल में खूब झुंझला रही थी। जाओ, लेकिन कल से तुम बालों की चोटी करोगी ताकि तुम्हारे बाल कुछ तो मेरे हाथ में आए। और नो नकाब, नो जीन्स। मैं तुम्हें शलवार कमीज पहने ही देखूं। और हाँ, मेरी कॉफ़ी चाय तुम बनाओगी, मुझे कहने की ज़रूरत ना पड़े, समझी? वो उसे हनुस बाहों में लिए ही उसे वार्न कर रहा था, जबकि वो हैरत से पूरा मुंह खोले उसे तकते जा रही थी। और अगर ना मानी बात तो? वो परेशानी से पूछ रही थी। तो तुम कल से मेरे रूम में सोगी। वो संजीदगी से बोलता उसे बाहों से आज़ाद कर चुका था। पनाह हैरत की ज्यादती से उसे देखती 3-4 कदम पीछे हुई थी और फिर जो दौड़ वहां से लगाई तो कमरे में ही आकर रुकी थी। उफ, बांदर कहीं का, इसे तो मैं शरीफ समझ बैठी थी, और अगर मेरे शौहर ना होते तो मार मार कर कीमा बना देती। कसम से शर्म से पानी पानी कर दिया है बेशरम इंसान ने। बेड पर धर्म से बैठती वो खूब जल भून रही थी। मावा दादाजान के पास काफ़ी देर बैठी रही थी। फिर टाइम देखती वो घर जाने वाले रास्ते की तरफ निकल गई। वो पैदल ही चल रही थी कि घर थोड़े ही फासले पर था। आज वो अकेली आई थी। मरजान किसी काम के सिलसिले में रात से आउट ऑफ सिटी था। सीने पर हाथ बांधे वो नाक की सीट पर चल रही थी कि नाक का कूका आज बुझा हुआ सा था। ब्राउन स्टॉलर से नकाब किए वो वजूद पर बड़ी सी ब्लैक चादर ओढ़े हुए थी।
सर दर्द से फटा जा रहा था। घर जाकर तेज पत्ती वाली चाय बनाकर पीती हूँ, शायद तभी आराम आ जाए। खुद से बुड़बुड़ाती हुई वो चौंक कर रुकी थी। एक ब्लैक गाड़ी एकदम से उसके सामने आई थी। इससे पहले वो चीखती या चिल्लाती, दो आदमी भागकर उसकी तरफ आए थे। एक ने उसे पकड़ा था तो दूसरे ने उसके नाक और होंठों पर भीगा हुआ रुमाल रखा था। ये इतना आनन फानन हुआ था कि उसे संभलने का मौका ही नहीं मिला था। वो पूरा जोर लगा रही थी लेकिन बेमकसद था। कुछ ही देर में वो अपने हवास छोड़ गई थी। उसे घसीटकर गाड़ी में डालते वो मुखालिफ सिमत में गाड़ी दौड़ा गए थे। मरजान मीटिंग में बैठा बेचैन सा था। अचानक ही दिल घबराने लगा था। वो ऊपर वाले बटन खोलता, माथे पर आए पसीने के कतरे साफ करने लगा जो सर्दी में भी उसके माथे का हिस्सा बन चुके थे। बहुत कोशिश के बावजूद भी वो ध्यान मीटिंग में नहीं लगा पा रहा था। होंठों पर मुट्ठी रखे वो परेशान हो चुका था। मावा तो ठीक है ना, वो दिल ही दिल में सोचता। एक हाथ से उसके नंबर पर कॉल करने लगा था। कॉल जा रही थी लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। वीरान सड़क पर छोटी छोटी उगी घास पर पड़ा मोबाइल वाइब्रेट करने लगा था। मोबाइल उसके हाथ से छूटकर वहीं जा गिरा था। उफ, ये फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? आई होप वो ठीक हो। खुद से उलझता वो मीटिंग के बारे में खुद से बात करते क्लाइंट को देखने लगा था लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है। उसकी नज़र अचानक ही अपनी खाली उंगली पर पड़ी थी जो कि सुर्ख नगीने वाली रिंग से आज़ाद थी। रिंग कहाँ गई? वो अब सही मैनों में परेशान हो उठा था। इस रिंग के बगैर तो वो ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता था। वो एकदम से वहाँ से उठता खारजी दरवाजे की तरफ दौड़ा था। वो बिना अपना कोट उठाए बाहर की तरफ इतनी तेजी से दौड़ा था कि क्लाइंट्स मैच सब हैरत से खड़े होते उसे पीछे पुकारते रह गए थे। गाड़ी में उजले से बैठता वो गाड़ी को फुल स्पीड पर छोड़ता। उसकी फ्लाइट आज 7 बजे की थी। इतना वेट नहीं कर सकता था वो। बाई रोड ही निकल चुका था। वो चेहरे पर पसीने के कतरे चमकने लगे थे। होंठ भींजे वो गाड़ी को हवाओं में उड़ा रहा था। मावा को पुरानी सी चेयर पर उसके चादर के साथ ही मजबूती से बांधा हुआ था। उसका सर एक तरफ ढलका हुआ था। वो अभी भी होशो हवास से पैदल थी। नाक का कोका नाक से गायब था। वो उस कोके के बगैर सूट नहीं कर रही थी। वो 6 साल की थी जब उसकी माँ ने उसका नाक छिदवाकर उसमें रेयान के नाम का कोका डाला था। वो चेहरा उस कोके के बगैर वैरान था। ये एक खुला सा हॉल था जिसमें बजरी सीमेंट वगैरह पड़ा हुआ था। वो शायद अभी तकमील के मराहल में था। इस इकलौती चेयर के अलावा इस कमरे में फ़कत एक लकड़ी की टूटी फूटी सी चारपाई पड़ी हुई थी। मरजान उसके होश से बेगाना होंठों पर उसका नाम अचानक से आया था। वो शायद उसे ख्वाबो ख्याल के शौर में देख रही थी। चाय, उसने चाय उसके आगे रखते हुए मुखातिब किया। वो फाइल एक तरफ रखता उसे तीखी नज़रों से देखने लगा। जिसने नकाब ना हटाया था, ना छोटे बालों की चोटी की थी, ना कपड़े बदले थे। वो लड़की वाकई ही हद से ज़्यादा ढीठ थी। उसने उसे घूरते हुए चाय का घूंट लिया था लेकिन अगले ही लम्हे चाय फिर से मुंह से बाहर आ गई थी। वो दिल में कमीनगी से मुस्कुराती हुई चेहरे पर मसनूई परेशानी वाले तासरात लिए आई थी। क्या हुआ? चाय पसंद नहीं आई? मैंने इतनी मोहब्बत, मेरा मतलब है कि इतनी मेहनत से बनाई थी। वो मुंह बसोड़ते हुए बोली थी। वो कप पटकते हुए उठा था। ये चाय है, इसे तुम चाय कहती हो? वो उस मासूम शक्ल वाली बला पर फुंकारा था। मुझे तो ऐसी ही चाय बनानी आती है। मैं ना बहुत लाडली हुआ करती थी, किसी काम को हाथ क्या उंगली तक नहीं लगाती थी। मुझे क्या पता चाय कैसे बनती है। सर झुकाए वो झूठ बोलने की हद क्रॉस कर गई थी। शट अप, बनाई नहीं थी तो पी तो थी। अब इतनी भी नन्ही काकी नहीं हो जैसे एक कप चाय बनाना ना आए। फुलिश गर्ल। वो पानी होंठों से लगाता, खूब गुस्सा हुआ था उस पर। वो होंठ भींचती मुस्कुराहट को उसे छुपा गई थी। चाय में नन्ही काकी नहीं, काली मिर्च, गरम मसाला, पत्ती और नमक ही डाला था। शायद चीनी डालना भूल गई थी वो मासूम सी नन्ही काकी। चख कर देखो तुमने क्या बनाया था। वो एकदम से उसके सामने आते हुए बोला था। क्या मतलब, मैं झूठी चाय पीऊँ? वो हैरत से बोली थी जबकि उसने गुस्सीली नज़रों से उसे घूरा था। पियो, वो गुस्से से बोला था। मैं शायद गलती से ऐसी चाय बना गई थी, आप फिक्र ना करें, नेक्स्ट टाइम रेस्टोरेंट जैसी चाय बनाकर पिलाऊंगी। वो 2-3 कदम पीछे की तरफ सिरकती हुई बोली थी जबकि वो तासुब से देखकर रह गया। वो लड़की एक नंबर की चालाक थी। खैर, वो निपट लेगा इस चालाक लोमड़ी से। जाओ और दोबारा से चाय बनाकर लाओ, रेस्टोरेंट जैसी, और इस दफ़ा चाय हो ना कि शोरबा। वो दोबारा बैठते हुए तंज से बोला कि वो भी काशान अलवी था, जानता था मैडम ने जानबूझकर बनाई थी कि आइंदा वो कहे ही ना। जी, वो अब सही मैनों में परेशानी से बोली थी। हाँ जी, कोई एतराज़ है मिस नकाबपोश? वो अखबार खोलते हुए तंज से बोला। नहीं, गुस्से से पैर पटक कर कहती वो किचन की तरफ चली गई। जबकि वो सर झटकता हुआ न्यूज़पेपर की तरफ मुतवज्जो होने ही वाला था जब उसका फ़ोन रिंग करने लगा। फ़ोन पर जाना पहचाना नंबर देखते वो कॉल रिसीव कर गया। काशान अलवी स्पीकिंग। वो संजीदगी से बोला था लेकिन आगे से जो कहा गया था वो उसे ठटका गया था। व्हाट रबिश, कहाँ गया मेरा भाई? तुम उसके पीछे क्यों नहीं गए? कितना वक्त हुआ है उसे यहाँ से निकले हुए? वो बाहर की तरफ दौड़ते हुए गुस्से से बोला था। हैं, ये कहाँ गए? मुझसे इतनी मेहनत से चाय बनवाकर। वो हॉल में आते हुए हैरत से बोली थी, फिर मुस्कुरा दी। खुद पी लेती हूँ।
सोफे पर बैठते वो खुश होते हुए बोली थी, ये मावा क्यों नहीं आई, सुबह की गई हुई है और अब 3 बज रहे हैं। वो चाय का सिप लेती हैरत से बुड़बुड़ाई, फिर जल्दी से फोन निकालकर उसका नंबर डायल किया। बेल तो जा रही थी लेकिन वो उठा नहीं रही थी। शायद दादा जान के पास बैठी हो और फोन साइलेंट पर लगा दिया हो। वो खुद से बोलती हुई उठकर कमरे की तरफ चली गई कि वहां वो टीवी लगाकर आराम से चाय एंजॉय कर सकती थी। यहाँ तो मिस्टर खड़ूस का ही डर लग रहता था। वो मुसलसल गाड़ी ड्राइव करता हुआ थक चुका था, तबीयत खराब होने लगी थी। ऐसे लग रहा था जैसे आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा हो। 2-3 बार उसका शदीद एक्सीडेंट होते होते बचा था। गाड़ी एक तरफ खड़ी करते वो स्टीयरिंग पर सर रखे गहरे गहरे सांस लेने लगा कि अब उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। वो अब और नहीं ड्राइव कर सकता था। वो अपने शहर की हदूद में दाखिल हो चुका था। थोड़ी ही देर में वो होश खोने लग चुका था। चेहरे का रंग पीला पड़ने लगा था। चेहरे का रंग ऐसे हो गया था जैसे आप आंखें खोलते ही जैसे उसका चेहरा नजर आया था वो उसे चौंकाने के लिए काफी था। क्या हुआ, चौंक क्यों गई? असफंयार मलिक उसे करीब आते हुए तन से बोला। वो बिना कुछ बोले उन्हें हैरत से देखे गई। सॉरी डियर, तुम्हें किडनैप करना पड़ा, लेकिन अगर ना करता तो तुमने कौन सा हाथ में आना था, वो उसके सामने बैठते हुए बोला था, जबकि वो हैरत से उन्हें देखती जा रही थी। उसे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि असफंयार मलिक ऐसे भी कुछ कर सकते हैं। कैसा लगा तुम्हें मेरा सरप्राइज? क्या लगा था माय डियर, तुम उस मरजान के घर चली जाओगी और बच जाओगी? नहीं मेरे बंदे, तो उसी दिन से मरजान अलवी के घर के बाहर पहरा दे रहे थे और देखो आज मौका भी मिल ही गया तुम्हें अपना बनाने का। उनकी बातें हैरत से सुनती वो आखिरी वाली बात पर बुरी तरह चौंकी थी। क्या मतलब है आपका? वो बंदी कलाइयां आज़ाद करने की कोशिश तर्क कर चुकी थी उनकी आखिरी बात पर। यही कि अब तुम्हारा निकाह मुझसे होगा, यानी असफंयार मलिक से, दाऊद मलिक से नहीं। वो साला तो लूजर ही रहेगा सारी उम्र। असफंयार ने गुस्से से सर झटका। वो हैरत और परेशानी से उन्हें देखे गई। ये आप क्या कह रहे हैं? देखिए मुझे जाने दें, वो कलाइयों को आज़ाद करवाने की कोशिश करते हुए भराए हुए लहजे में बोली थी। अरे इस कलोटे के साथ कैसे रहोगी? मुझे देखो, मुझसे शानदार तुम्हें कोई शख्स नहीं मिलेगा, इसलिए चुपचाप इन पेपर्स पर साइन कर दो। मैंने तो पहले से ही बनवा कर रखे थे, जानता था तुम बहुत जल्द हाथ आने वाली हो। पेपर्स उसकी झोली में फेंकते हुए वो सर्द लहजे में इस बार उससे मुखातिब था। मावा आंसुओं से घुटी घुटी आवाज में रोने लगी थी। पूछोगी नहीं इन पेपर्स में क्या लिखा है? उसके करीब झुकता वो पुरइस्रारियत से बोला था। वो चेहरा दूसरी तरफ मोड़ गई। खुला नामा है, इन पर तुम्हारे और उस मरजान के साइन देकर तुम दोनों को हमेशा के लिए अलग कर दूंगा और फिर तुम मेरी बनोगी। तुम अब अच्छी लगने लगी हो और तुम्हारे नाम मेरा भाई चचाजाद रियान जायदाद भी तो बहुत सारी कर गया है जो शादी के बाद तुम्हारी शौहर की होगी। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो आंखें फाड़े उन्हें देखती जा रही थी। क्या क्या सुनने को मिल रहा था। उसका दिल कर रहा था कि काश वो भी मर चुकी होती रियान के साथ। चलता हूँ, सोच लो, क्योंकि अब रहना तो तुम्हें यहीं है। बेहतर होगा हलाल रिश्ते में रहो, वो मुस्कुराते लहजे में कहता हुआ जाने के लिए पलटा था। मरजान आपको नहीं छोड़ेगा। वो भराए लहजे में उन्हें उसकी धमकी दे गई थी, जो इस वक्त हॉस्पिटल में एडमिट था। इस जगह के बारे में पता लगा तो पकड़ेगा ना। वो जाते जाते मुस्कुराकर उसका खून खुश्क कर गया था। मरजान प्लीज आ जाओ, वो ज़ारा की तार रोती हुई इसे दिल ही दिल में मुखातिब थी। काशान के आदमी मरजान को ढूंढकर हॉस्पिटल ले आए थे। वो भी वहीं इधर से उधर ही चक्कर लगाता सख्त परेशान था। पता नहीं क्या हुआ था इन्हें। सब कुछ तो नॉर्मल है, डॉक्टर हैरत का इजहार करके जा चुका था। वो तेजी से उसके पास आया था, जो आंखें खोले सख्त तकलीफ में था। मरजान तुम ठीक हो? उसका माथा छूते वो परेशानी से उसे पूछ रहा था। वो जवाबन तकलीफ को सहते सर हाँ में हिला गया था। क्या हुआ था तुम्हें? डॉक्टर्स कह रहे हैं तुम नॉर्मल हो, फिर अचानक ही बेहोश कैसे हो गए? वो उसके घने बालों को छूता परेशानी से पूछ रहा था। भाई रिंग खो गई है, वो सिर्फ इतना ही बोला था, जबकि काशान हैरत से उसे देखते सीधा हुआ था। क्या कह रहे हो तुम मरजान? वो रिंग कैसे खो सकती है? काशान ने परेशानी से उसे देखते हुए पूछा था। आई डोंट नो भाई, वो बहुत मुश्किल से बोला था। तुमने आखिरी बार वो रिंग कब अपने हाथ में देखी थी? उसने इधर उधर के चक्कर लगाते पूछा था। शायद कल, वो बोलता हुआ आंखें मीच गया। यादों के पर्दों पर वो सीलन ज़दा पुराना घर लहराने लगा था। ओ शिट, तो रिंग क्या वहां गिरी थी? वो उस घर का अचानक से ही आंखों के सामने आना समझ चुका था। तो क्या इसलिए कि उसके हाथ सर्द हुए थे और रात को बुखार भी तो चढ़ा था? ओ नो, वो रिंग इस घर में दाखिल होते ही गिर चुकी थी, शायद तब जब वो ताला खोल रहा था। भाई पुराने फार्म हाउस चलें, वो अचानक ही उठकर बैठते हुए बोला था। वहाँ क्यों? काशान ने हैरत से पूछा। क्योंकि रिंग कल वहीं गिरी थी। वो बेड से नीचे उतरते हुए बोला। क्या मतलब वहाँ गिरी थी? क्या तुम वहाँ गए थे? काशान ने काफ़ी सर्द लहजे में उससे बाज़परस की थी। वो जवाबन सर झुका गया था, जिसका मतलब काशान समझ गया था। दिल कर रहा है खींच कर तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारूं, चलो अब, गुस्से से कहता वो दरवाजे की तरफ बढ़ा था। वो भी उनके पीछे पीछे ऐसा ऐसा चलने लगा था। गाड़ी काशान खुद ड्राइव कर रहा था। वो खामोशी से बाहर दौड़ते मनाजिर को देख रहा था। भाई मावा घर पर हैं? वो कुछ याद आने पर बोला था। हाँ घर पर ही है।
काशान को लगा वो घर पर ही होगी। उसने कहा जाना था भला। वो गहरी सांस लेता सर सुकून से सीट से टिका गया था। गाड़ी के रुकते ही काशान सरहद से इस घर की तरफ आया। वो इर्द गिर्द देख रहा था लेकिन रिंग नहीं मिल रही थी। मरजान, चाबी तो शायद वो रिंग अंदर गिरी हो। काशान ने दूर से ही उसे आवाज लगाई। वो सर हिलाता हुआ बाहर निकलकर पॉकेट से कीज निकालकर काशान की तरफ फेंकी थी। काशान कैच करता डोर खोलने लगा। दरवाजा खुलते ही वो सरहद से अंदर आया। हर तरफ देख लिया लेकिन रिंग को नहीं मिलना था, वो नहीं मिली थी। मरजान, रिंग यहाँ नहीं है। काशान ने परेशानी से उसे मुखातिब किया। वो तेज कदमों से अंदर आया। सब जगह छान मारी लेकिन धूल, मट्टी और गंद के अलावा वहाँ और कुछ नहीं था। अब क्या होगा? काशान ने उसे पूछा। वो मुस्कुराया। भाई डोंट वरी, वो रिंग भी ज़्यादा देर कहीं और रह नहीं सकती। वो मेरी है और उसे मेरे पास ही लौटना है। वो अजीब सी मुस्कान होठों में लिए बोला था। काशान ने परेशानी से उसे देखा। चलो घर चलते हैं, शायद वहीं कहीं तुम्हारे कमरे में हो। मरजान बिना कुछ बोले गाड़ी में जाकर बैठ गया। चेहरे पर स्पाट से तासरात थे। घर आते ही वो अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगा था जब पनाह की आवाज़ लगाने पर वो रुका था। मरजान, मावा दादाजान से मिलने गई थी लेकिन अभी तक नहीं लौटी। फ़ोन भी नहीं उठा रही वो। पनाह भागकर उसके करीब आते हुए बोली थी। व्हाट? और आप अब मुझे बता रही हैं? मरजान परेशानी से बोलता हुआ बाहर जाने को भागा था। कहाँ जा रहे हो? अब रेस्ट करो जाकर। काशान ने रास्ते में ही उसका बाजू पकड़ते हुए गुस्से से कहा। भाई, मावा घर नहीं लौटी अभी तक, प्लीज़ मुझे जाने दें। वो परेशान होते हुए बोला था। तुम पागल हो मरजान? अपनी कंडीशन देखो ज़रा, फिर बाहर निकलना तुम। काशान के तीखे लहजे पर वो परेशान हुआ था। भाई, मैं इन्हें लेकर आ जाता हूँ, प्लीज़ जाने दें। आंखों के आगे छाते अंधेरे से वो नजरें चढ़ाता हुआ भिजे हुए लहजे में बोला था। मरजान, कंट्रोल योर सेल्फ, मैं ड्राइवर को भेज देता हूँ, वो ले आता है, तुम रूम में चलो। वो संजीदगी से कहते हुए बाहर की तरफ बढ़ा था जबकि वो एक हाथ से आंखें मसलता दूसरे से सीने में होती जलन पर हाथ रख गया था। भाई, वो ठीक नहीं है, मेरा दिल परेशान है, ये इस बात की गवाही है। वो खुद से बुड़बुड़ाता हुआ कदम घसीटते कमरे की तरफ बढ़ा था। जिससे सीढ़ियाँ तक चढ़ी नहीं जा रही थीं, उसने मावा को खाक ढूंढना था। सर, वो हॉस्पिटल में नहीं है। वहाँ पता किया था, उन्होंने कहा कि वो तो दोपहर 1 बजे की निकल चुकी हैं। अब तो रात के 8 बज रहे हैं। काशान ने चौंक ड्राइवर की बात सुनी थी। जा सकते हो तो? ड्राइवर सर हिलाते बाहर निकल गया। वो लड़की हॉस्पिटल नहीं तो फिर कहाँ है वो बेड पर हाथ फेरते हुए पुरसोच अंदाज में बुड़बड़ाया था। अगर मरजान को बताया तो वो तो अपनी कंडीशन की परवाह नहीं करेगा, निकल पड़ेगा उसे ढूंढने, जबकि उसका बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं। वो बेड पर बेहोश पड़े मरजान पर नजरें जमाई फिक्रमंदी से बोलता माथा मसलने लगा। कहाँ गई वो रिंग? कहीं किसी को मरजान के बारे में पता तो नहीं चल गया कि ये नहीं? किसी को कैसे पता चल सकता है? वो परेशानी से बुड़बुड़ाता हुआ बाहर की तरफ तेज कदमों से बढ़ा था। रास्ते में पनाह से उसकी टक्कर शदीद हुई थी। आप, वो जो उससे कुछ कहने लगी थी, उसके एकदम से पनाह करने पर वो शदीद गुस्सा हुई थी। वो तेजी से दौड़ता बाहर निकल चुका था। इन्हें क्या हुआ है? पता नहीं क्या समझते हैं खुद को। वो उसकी उजलत को पुरसोच नजरों से देखती हुई हैरत ज़दा हुई थी। एक तो मावा को कुछ पता नहीं चलता, बंद फ़ोन करके खैरियत से ही आगाह कर देता है बंदा, लेकिन उसे परवाह कब है मेरी। मुसलसल उसका फ़ोन ट्राई करती वो झुंझला भी रही थी। मावा ने हैरत से अपने दुपट्टे के पल्लू की तरफ देखा था। अंधेरे कमरे में उसकी चादर के साथ लटकती कोई चीज़ खूब चमक रही थी। वो हैरत से बंधे हाथों से इस चीज़ की तरफ बढ़ रही थी लेकिन हाथ पहुंच ही नहीं रहा था। लब भींचे वो इर्द गिर्द देखती हुई जैसे कोई चीज़ तलाश कर रही थी, लेकिन उसके मतलब कि वहाँ कोई चीज़ नहीं थी। उफ, ये है क्या आखिर? वो हनुस हाथ चादर की तरफ बढ़ाते हुए बुड़बुड़ाई थी। मुसलसल कोशिश में वो चेयर पर बैलेंस बरकरार नहीं रख सकी थी, जिसके नतीजे में वो कुर्सी समेत फर्श पर गिर चुकी थी। फर्श पर पड़ी बजरी उसके बाजू और पेट पर बहुत जोर से चुभी थी। लब भींचे वो बहुत मुश्किल से सीधा होने की कोशिश कर रही थी जब वो चमकती हुई चीज उससे कुछ फासले पर जा गिरी थी। वो चौंक कर उस नगीने को देखने लगी थी। आधी रात का वक्त था जब उसके सर पर किसी ने हाथ रखा था। अपने सामने बैठे शख्स को देख वो एकदम से उठकर बैठा था। बाबा, वो बहुत मुश्किल से बोल पाया था। कैसे हो तुम? वो उसके बिखरे बालों पर हाथ फेरते नरम लहजे में बोले थे। मैं ठीक नहीं हूँ बाबा, मेरी रिंग खो गई है जो आपने दी थी। वो बहुत मुश्किल से बोलता उनके हाथों को थाम गया था। तो उसे ढूंढो, सो क्यों रहे हो? उन्होंने संजीदगी से उसकी सुर्ख आंखों में देखते हुए कहा। बाबा, मेरी सारी हिम्मत खत्म हो चुकी है। वो गहरे गहरे सांस लेते बोलकर हाँफने लगा था। मेरा बेटा इतना कम हिम्मत तो नहीं था, वो कुछ गुस्से से बोले थे। मरजान ने सुर्ख आंखों से उन्हें देखा। जाओ और रिंग ढूंढो मरजान, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो, वो संजीदगी से बोले थे। लेकिन बाबा, वो रिंग कहाँ होगी? वो परेशानी से बोला था। जो चीज़ तुम्हें सबसे ज़्यादा अजीज हो गई, रिंग तुम्हें वहाँ मिलेगी, उन्होंने संजीदगी से उसे देखते हुए कहा। वो उठ खड़े हुए। बाबा, वो कहते हुए नींद से एकदम से उठा था। चेहरा पसीने से तर था। वो बेड पर अकेला ही था। वो कुछ देर ऐसे ही बैठा रहा, फिर पैरों में जॉगर शूज़ पहनकर बाहर निकलने लगा था, लेकिन आंखों के आगे मुसलसल छाते इस तकलीफ से दो चार कर रहा था। वो लब
भींचे वॉशरूम की तरफ चला आया। नल खोलकर आंखों में लगातार कई पानी के छक्के मारे थे। फिर कहीं जाकर उसकी आंखें कुछ देखने के काबिल हुई थीं। वो धीमी चाल चलता हुआ मावा के कमरे की तरफ आया था, उसे चेक करने के लिए कि आया वो आई या नहीं। उसके कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। वो दरवाज़ा खोलता हुआ अंदर आया। वो बेचैनी से इधर उधर देखने लगा, लेकिन मावा तो थी नहीं। फिर मिलती कैसे? मावा कहाँ है? क्या हॉस्पिटल है वो? परेशानी से बोलता हुआ कमरे से जाने लगा जब एक डायरी उसे कबर्ड के पास गिरी हुई मिली थी। उसके कदम बेसाख्ता उस डायरी की तरफ बढ़ने लगे थे। डायरी को तजस्सुस से खोलता वो चौंका था कि उसमें एक छोटी सी लड़की सर पर पिंक ब्राइडल दुपट्टा लिए कैमरे की तरफ मुंह बसोरे देख रही थी। वो लड़की मावा थी। वो अगला सफ़ा खोलने का इरादा तर्क करता डायरी पास पड़े टेबल पर रखकर बाहर की तरफ बढ़ा था। कदम उठाने से इनकारी थे, लेकिन चलना उसकी मजबूरी थी। काशान के कमरे की खिड़की से देखा तो वो कमरे में नहीं था। वो तशवीश से स्टडी रूम गया। वो वहीं चेयर पर पड़ा बेआराम आंखें मूंदे सो रहा था। इन्हें देखकर सुख की सांस लेता वो दबे कदम बाहर की तरफ बढ़ गया। रास्ते में कई बार वो गिरते गिरते बचा था। गाड़ी वो अंदाजे से ही ड्राइव कर रहा था, क्योंकि उसे चक्कर से चक्कर आ रहे थे, सर घूम रहा था। वो हॉस्पिटल बहुत मुश्किल से पहुंचा था। आधे घंटे का सफ़र उसने घंटे में किया था। वो दादा जान के कमरे में आया। वो उसी तरह आंखें मूंदे पड़े हुए थे, अपने वजूद से गाफिल, अपनी पोती के वजूद से गाफिल। वो आराम की नींद सो रहे थे। मावा यहाँ नहीं तो फिर कहाँ गई? परेशानी से सोचता वो सीधा रिसेप्शन पर आया। एक्सक्यूज़ मी, क्या आप बता सकती हैं जो पेशेंट हशमत साहब की पोती हैं, इन्हें कहीं देखा आपने? वो हॉस्पिटल आई ही थी। उसने बेचैनी से पूछा था। जी, मेरी ड्यूटी तो शाम को शुरू होती है और मैंने उस लड़की को आज नहीं देखा यहाँ। वो शायद मावा से आगाह हो चुकी थी। वो उसकी खूबसूरती से काफ़ी इम्प्रेस थी। क्या? वो लड़खड़ाकर 2-3 कदम पीछे हुआ था। फिर वो गिरता लड़खड़ाता हुआ बाहर की तरफ दौड़ा था। उस लड़की ने तशवीश ज़दा नज़रों से उस लड़के की हालत देखी थी, जो शक्ल से काफ़ी बीमार लग रहा था। गाड़ी में बैठकर वो गहरे गहरे सांस लेता गाड़ी को मावा के घर जाते रास्ते की तरफ डाल चुका था। गाड़ी डोलती हुई ईंटों के ढेर पर जा बजी थी। उसका सर जोर से स्टीयरिंग व्हील पर बजा था। काफ़ी देर वो ऐसे ही पड़ा रहा। फिर वो सर झटकते हुए सीधा हुआ। गाड़ी को पीछे की तरफ रिवर्स करते वो फुल स्पीड पर छोड़ चुका था। मावा के घर पर लगा ताला उसे ठटका गया था। वो लब भींचता दाऊद मलिक के घर की तरफ आया था, लेकिन वहाँ भी लगा ताला उसका फ़ोन खुश्क कर गया था। मावा! वो पंजों के बल नीचे गिरता हुआ चिल्लाया था।